स्वागत है हमारे YouTube और Facebook के लाइव ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का ये ग्रुप डिस्कशन का 24वां दिन है। ये ग्रुप डिस्कशन का हमारा कौन सा दिन है? 24वां है ना। तो YouTube में कनखुदिया क्लास के नाम से आप लोग है ना सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, है ना। YouTube में कनखुदिया क्लासेस के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप डिस्कशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसी को स्टार्ट करते हैं ना। फिजिक्स में हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसमें कुछ पॉइंट और फैक्टर आ गया था ना। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अच्छा बताइएगा, कल जो हम लोग किरचॉफ का कितना नियम पढ़े? दो नियम। कितना नियम? दो नियम। किरचॉफ का कितना नियम था? दो। पहला केसीएल, दूसरा केवीएल। पहला किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, किरचॉफ का जो पहला नियम था किसको दर्शाता? धारा संरक्षण। किसको? आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण कहिए। किरचॉफ का पहला नियम है आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण। पूछेगा किरचॉफ का जो पहला नियम किसको दर्शाता? आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण। आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण। उसको दूसरा क्या है? केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किसको दर्शाता? ऊर्जा संरक्षण। पूछे किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण किसको दिखाता है? दूसरा नियम को। दूसरा नियम किसको? ऊर्जा संरक्षण। चलिए, ये हो गया था। अच्छा, एसी डीसी में हम लोग अंतर देख लिया था ना। चलिए, क्या एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है? हाँ। डीसी को नहीं। अच्छा बताइएगा, एसी की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। कितना होती है? 50। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। चलिए, डीसी की आवृत्ति 0। डीसी आवृत्ति कितना होता है? 0 हर्ट्ज। अच्छा बताइएगा, एसी को डीसी बदलने किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर का। जब एसी को डीसी में बदलना होता है किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। डीसी को एसी में इन्वर्टर। डीसी को एसी में इन्वर्टर। सही है। सुनिए, एसी को जब डीसी बदलना होता है रेक्टिफायर, जब डीसी को एसी बदलना है तो इन्वर्टर। चलिए, हो गया। अब आज हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। कौन सा प्रभाव? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखिए, जूल नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। उन्होंने ये बात कहा, जब किसी परिपथ से होगा हम विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होता है। यही जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कौन दिया था? जूल। इसीलिए इसको विद्युत धारा का जूल उसमें नियम को जूल प्रभाव भी कहा जाता है। सुनिए, ये जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है ना, इसको जूल प्रभाव भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, उसमें प्रभाव क्या होता है? इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है ना, तो प्रवाही जो धारा होता है उससे क्या होता है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो धारा प्रवाही होता है उसी कारण परिपथ में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इससे विद्युत धारा क्या कहते हैं? उसमें प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत धारा उसमें प्रभाव। चलिए, अच्छा, इसकी खोज सबसे पहले जूल ने। किसने की? पूछेगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव खोज किसने की? जूल। किसने की? जूल। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव खोज किसने की? जूल ने। चलिए, अच्छा अब बताइएगा, इसके अनुसार होता है H बराबर I स्क्वायर RT। क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। अच्छा, कल हम लोग शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा P बराबर W/T। सुनिए, जब शक्ति को आप T से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए? T से मल्टीप्लाई। जब शक्ति को T से समय से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो हीट बन जाएगा। क्या बनेगा? हीट। क्या बनेगा? हीट बन जाता है। इसीलिए हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। देखिए, H बराबर PT, H बराबर PT, H बराबर V स्क्वायर R/T होता है ना। H बराबर VIT, सब में T से गुना हो रहा है। जितना भी शक्ति का फॉर्मूला है, अगर सब में अगर आप T से गुना करें तो क्या बन जाएगा? हीट बनेगा। क्या बनेगा? हीट। इसलिए हीट का फॉर्मूला याद रखिएगा ना। पहला फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT, दूसरा H बराबर PT, H बराबर V स्क्वायर R/T, H बराबर VIT। चलिए ना, हो गया ना। चलिए, इसकी खोज जूल ने की। कौन की थी? जूल। ये जो प्रभाव है इसकी खोज किसने की? जूल ने। इसीलिए इसे जूल का उसमें प्रभाव भी कहा जाता है ना। चलिए, अच्छा, एक BTU में, अच्छा एक BTU कितना होता है बोले तो? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हाँ, BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक BTU में 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल होता है ना। एक BOT या हाँ, कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल या 35 × 10⁵ जूल बोल सकते हैं ना, या 35 × 10⁵ जूल बोले, या 3.6 × 10⁶ जूल। बात एक ही है। चलिए, अब उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण देखिए। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो है उसमें प्रभाव पर आधारित है? पहला है हीटर। क्या है? हीटर। अच्छा, हीटर किस प्रभाव पर है? उसमें प्रभाव। कौन सा प्रभाव? उसमें प्रभाव। पूछेगा, जो हीटर है वो किस प्रभाव पर आधारित है? उसमें प्रभाव। अच्छा, दूसरा आता है बल्ब। बल्ब कौन सा प्रभाव? वो भी उसमें प्रभाव है। फ्यूज, ये भी उसमें प्रभाव है। पूछेगा, जो फ्यूज है कौन किस प्रभाव पर है? उसमें प्रभाव। फ्यूज उसमें प्रभाव। फ्यूज कौन सा प्रभाव? उसमें प्रभाव। हीटर उसमें प्रभाव। बल्ब उसमें प्रभाव। विद्युत प्रेस पूछे, विद्युत प्रेस उसमें प्रभाव। पूछेगा विद्युत प्रेस किस प्रभाव पर काम करता है? उसमें प्रभाव, है ना।
चार को याद रखना। पहला विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब और फ्यूज। ये सब किस पर काम करता है? विद्युत धारा को उसमें प्रवाह है ना। चलिए अब हम लोग विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ते, क्या होता है इसमें। अभ्रक की एक प्लेट होता है ना। पूछेगा कि विद्युत प्रेस में क्या किसका प्लेट बना होता है? अभ्रक। किसका? अभ्रक। किसका? अभ्रक। इसको माइका बोलते, क्या होता है? माइका। पूछेगा विद्युत प्रेस, सुनिए, पूछेगा कि सुनिए, अरे माइक कहाँ लगा? माइक लगा सकते हैं? माइक लगा, खुला हुआ हूँ, माइक लगा, वायर आवाज तब नहीं जा रहा था। सुनो, चलो आओ, आप हट जाओ आगे से, छोड़ दो, क्या करा फिर तुम? सुनो, अब आवाज आ रहा है ना? चलो अब आवाज आ रहा है, सुनो, अब आवाज क्लियरली आ रहा है? सुनो, चलो। अच्छा पूछेगा विद्युत प्रेस का जो प्लेट किसका बना होता है? किसका? अभ्रक, माइका का। किसका? माइका। सुनिए, पूछेगा विद्युत प्रेस का जो प्लेट होता है किसका बना होता है? अभ्रक, माइका का। ये जो माइका होता है, पता है माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है ना। ये जो माइका होता है विद्युत का कुचालक, उष्मा का सुचालक। तब ना हम लोग आयरन छूते लाइन लगता है, नहीं लगता है। वो जो नीचे वाला प्लेट होता है किसका था? माइका, यानी अभ्रक का। ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक, लेकिन उष्मा का सुचालक। उसके ऊपर होता है, प्लेट के ऊपर। हाँ, वही माइका अभ्रक वही रहता है। सुनिए इसमें अभ्रक की एक प्लेट होती है जो उष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। जिस पर नाइक्रोम है ना, जिस पर कुंडली किसका होता है? नाइक्रोम। किसका होता है? नाइक्रोम। वही नाइक्रोम जो हीट करता है वो अभ्रक में पड़ता है, वो माइका फिर वहां से हीट करके उस प्लेन कर देता है ना। पूछेगा विद्युत प्रेस का जो हीट कुंडली होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। हाँ, किसका होता है? नाइक्रोम का, है ना। किसका बनाता है? नाइक्रोम का। पूछेगा विद्युत प्रेस में जो कुंडली बना होता है किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम मतलब निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम मतलब क्या हुआ? निकेल और क्रोमियम। मतलब निकेल और क्रोमियम दोनों की मिश्र धातु होती है, दोनों की मिश्र धातु। जो नाइक्रोम होती है, निकेल और क्रोमियम दोनों की मिश्र धातु होती है ना। चलिए, हाँ, पूछेगा कि विद्युत प्रेस में कौन सी मिश्र धातु यूज करते हैं? नाइक्रोम। कौन सा? नाइक्रोम। निकेल प्लस क्रोमियम। अच्छा, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है गर्म हो जाता है। जब इसे इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करते हैं क्या होता है? गर्म हो जाता है। चलिए, नाइक्रोम का प्रतिरोध गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। क्या है उच्च होता है? क्योंकि उसको ज्यादा हीट की जरूरत है ना, इसीलिए नाइक्रोम का जो प्रतिरोध गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। पूछेगा कि नाइक्रोम का गलनांक का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। पूछेगा ना, प्रतिरोध गलनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है। देखिए, प्रतिरोध भी उच्च होगा तब ना वो हीट करेगा, और गलनांक भी उच्च होगा, और गलनांक निम्न रहेगा तो क्या होगा? फटाफट चलेगा ना। चलिए, याद हो गया ना। अच्छा बताइए, विद्युत प्रेस में जो है किसकी प्लेट लगी होती है? अभ्रक की। अभ्रक विद्युत की सुचालक, कुचालक, विद्युत की कुचालक, उष्मा की सुचालक। अच्छा, इस पर जो कुंडली लगा दो किसका होता है? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। निकेल और क्रोमियम का। अच्छा बताइएगा, नाइक्रोम का प्रतिरोध गलनांक उच्च होता है निम्न होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। चलिए, अब पढ़ना हीटर। क्या पढ़ना? हीटर। सुनिए, हीटर में क्या होता है? इसमें भी एक चीनी मिट्टी की प्लेट लगा होता है ना। हीटर में क्या होता है? चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, देखे है ना। चलिए, जो उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। दोनों की क्या होती है? कुचालक। जो चीनी मिट्टी जो होता है उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। इसका भी जितना भी हीटिंग एलिमेंट वाला, जितना भी गरमाने वाला चीज है, सबका कुंडली पूछे नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। अच्छा, जो हीटर होता है, हीटर उसका भी जो कुंडली है किसका बनाता है? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम। पूछेगा हीटर का कुंडली किसका बनाता है? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। पूछेगा हीटर का कुंडली किसका बनाता है? नाइक्रोम का। निकेल प्लस क्रोमियम। चलिए, हो गया। अच्छा, अब आता है बल्ब। क्या आता है? बल्ब। बल्ब क्या होता है? कांच का बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का क्या होता है? फिलामेंट होता है। पूछेगा बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। क्या है डब्ल्यू? होता है जानते हैं? डब्ल्यू वोलोरम होता है। क्या होता है? वोलोरम। क्योंकि देखिए, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है? वोलोरम होता है ना, इसीलिए इसका संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। पूछेगा टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। वोलोरम इसका लैटिन है। हाँ, लैटिन नाम है ना। जैसे सोडियम का नेट्रियम होता है Na होता है, पोटेशियम का कैलियम के होता है ना, यही इसका संकेत लैटिन नाम से लिया गया। ये चीज पूछा गया रेलवे में कि टंगस्टन का संकेत डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू। और टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? वोलोरम। चलिए, अच्छा आप बताइएगा, जो विद्युत बल्ब है उसका टंगस्टन कौन सा धातु बनाता है? सॉरी, सुनिए, हाँ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु बनाता है? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का। पूछेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु बनाता है? टंगस्टन। चलिए, अच्छा, टंगस्टन जो होता है ना, उसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। पूछेगा टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होता है? उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। ठीक है।
यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए बल्ब में निर्वात रखा है। क्या कहता है? निर्वात। यह क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता था पहले के ज़माने में, तो बॉल क्या होता था, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता था, फिलामेंट ये सब झड़ जाता था, ठीक है ना। परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण संभव नहीं हो पाने के कारण, है ना, टंगस्टन पिघल कर क्या होता, वाष्पीकृत हो जाता था ना। इसी समस्या को दूर करने के लिए, यही सब समस्या को दूर करने के लिए आजकल पता है क्या करते हैं, बल्ब में क्या करते हैं, कोई भी अक्रिय गैस भरते हैं, ताकि क्या हो कि जो बल्ब है वहां पे निर्वात ना हो, कोई ना कोई गैस हो, है ना, कोई ना कोई गैस हो तो क्या ऑक्सीकृत नहीं होगा, है ना, होगा नहीं होगा। इसीलिए ये सब समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में क्या भरता है, कौन सा गैस, आर्गन या नाइट्रोजन। पूछेगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है, आर्गन या नाइट्रोजन। पूछेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, टंगस्टन का। अच्छा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसका गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इतना ही मेन फैक्ट था विद्युत बल्ब, है ना। क्वेश्चन आएगा विद्युत बल्ब से यही आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है कि जो टंगस्टन है उसका गलनांक कितना होता है, 3380। कितना होता है, 3380। यहाँ नहीं दिया हुआ है, कहीं आगे होगा शायद। टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है, 3380। पूछेगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। चलिए, हो गया। अब आता है फ्यूज। क्या आता है, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज या सेफ्टी फ्यूज बोले। चलिए, यह विद्युत ऊर्जा का तापन प्रभाव, कौन सा, वही तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। किस पर, हीटिंग इफेक्ट। पूछेगा फ्यूज किस पर काम करता है, विद्युत ऊर्जा के हीटिंग इफेक्ट पर, है ना, या विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर। चलिए, इसका उपयोग परिपथ की सुरक्षा के लिए करते हैं ना। हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं परिपथ का है, ताकि हमारा जो सर्किट है वो क्या हो, सुरक्षित रहे। मान लो कहीं शॉर्ट लग रहा है, क्या होता है, फ्यूज झड़ जाता है ना, ये इसीलिए लगाते हैं। चलिए, इसमें जो तार का उपयोग होता है उसमें लेड होता है। क्या होता है, लेड और टीन और लेड। इसमें जो तार का यूज किया जाता है, विद्युत फ्यूज जो बना होता है किसका, टीन और लेड का, शीशा और टीन का। शीशा बोलना है, शीशा और SN और PB। पूछेगा फ्यूज तार किसका किसमें साथ हो, SN और PB, SN और PB का। चलिए, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है, निम्न। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। इसका गलनांक इसीलिए निम्न होता है ताकि कहीं भी शॉर्ट लगे तुरंत क्या हो, झड़ जाए। अगर गलनांक इसका भी उच्च दे देगा कभी झड़ेगा, अगर नहीं झड़ेगा क्या होगा, सर्किट जल के खाक हो जाएगा ना। इसीलिए जो विद्युत फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, लेकिन गलनांक निम्न। चलिए, लेकिन बल्ब का दोनों चीजें उच्च होता है। चलिए, जब धारा अधिक प्रवाहित होती थी, गल कर क्या होता है, टूट जाता है। जब परिपथ में, सर्किट में बहुत अधिक धारा फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा, ये टूटकर नष्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, और परिपथ हमारा क्या होता है, सुरक्षित रह जाता है। अच्छा, फ्यूज की जो रेटिंग है 1 से 10 तक होती है। कहाँ तक होती है, 1 से 10 तक। फ्यूज का रेटिंग 1 से 10 एम्पियर तक होती है। कहाँ तक होती है, 1 से 10 एम्पियर तक। जो फ्यूज होता है उसकी जो रेटिंग होती है 1 से 10 एम्पियर के बीच, 1 से 10 एम्पियर के बीच होता है। चलिए, हो गया ना। अच्छा, बताइए फ्यूज को श्रेणी क्रम लगाते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम। फ्यूज को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। पूछेगा, हाँ पूछेगा फ्यूज को कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम, मेन वायर में, है ना। चलिए, हो गया। अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरस्टेड ने। किसने किया, ओरस्टेड साहब ये बात कहा कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। जहां विद्युत धारा रहेगा वहां चुंबक उत्पन्न होगा। ये बात कौन का, ओरस्टेड। कौन का, ओरस्टेड। इसीलिए इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं। विद्युत धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है ना। यह विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कर रहा था। इसकी खोज किसने की, HC ओरस्टेड ने। HC ओरस्टेड, याद हो गया ना। पूछेगा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कथन किसका है, ओरस्टेड। किसका है, ओरस्टेड का। या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है किसके अनुसार, ओरस्टेड के अनुसार। चलिए, अब देखिए चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण है। पहला है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। दूसरा है ओमीटर। दूसरा क्या है, ओमीटर। तीसरा है विद्युत घंटी। क्या है, घंटी। चौथा है पंखा। क्या है, पंखा। पांचवा है मोटर। ये सब किस पर काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए, चुंबकीय प्रभाव पर है तब तो नचते रहता है, देख रहे हैं यहाँ मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, ये इसका नॉर्थ उसका साउथ, उसका नॉर्थ उसका साउथ, इसको तरफ मिलते रहता है और घूमते रहता है, यही ना होता है। चलिए, अंदर में यही घटना होता है ना। चलिए, पूछेगा जो गैल्वेनोमीटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। पंखा चुंबकीय प्रभाव, ओमीटर चुंबकीय प्रभाव, वोल्टमीटर चुंबकीय प्रभाव, मोटर चुंबकीय प्रभाव। जितना भी यंत्र है ये सब, ओमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, सब किसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए, हो गया ना। अच्छा, अब आता है रासायनिक प्रभाव। क्या आता है, रासायनिक प्रभाव। अम्लीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में विभाजित हो जाता है ना, और
यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये पूछेगा अम्लीय विलयन में जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है किसके कारण होता है? जानते हैं किसके कारण? वैद्युत अपघट का। किसके कारण? वैद्युत अपघट। पूछेगा हाँ, ये अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? वैद्युत अपघट के कारण। चलिए अच्छा, पूछेगा विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव इसकी खोज किसने की? माइकल फैराडे। किसने किया? पूछेगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फैराडे किया। अच्छा, वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युत अपघट कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट। और यह जिस बर्तन में होता है उसको वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। चलिए अच्छा, वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह आयन के कारण। किसके कारण? आयन के कारण। पूछेगा जो वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह होता है किसके कारण? आयन के कारण। किसके कारण? आयन। लेकिन धातु में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। पूछेगा विद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण? आयन के कारण। लेकिन धातु में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए अच्छा, तापमान के बढ़ने से विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ा देंगे जो विद्युत अपघट का जो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और चालकता बढ़ती है। तो इसमें उल्टा होता है। सुनिए, जब तापमान बढ़ाएंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? ये विद्युत अपघट का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ाएंगे विद्युत अपघट का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। चलिए हाँ, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। क्या कहेगा? विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब आता है विद्युत अपघट और एक विद्युत अनवघट आता है। सुनिए, वह घोल जो विद्युत का सुचालक हो, वह घोल जो विद्युत का सुचालक हो, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट। जैसे कि H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, सब क्या? वैद्युत अपघट है। वैद्युत अपघट है। लेकिन वह घोल जो विद्युत का क्या हो? कुचालक हो, जैसे पानी है ना, जैसे अल्कोहल हो गया या ग्लूकोज हो गया, ये सब विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में। इसलिए क्या होगा? विद्युत अनवघट होगा। क्या होगा? विद्युत अनवघट। विद्युत अनवघट। अच्छा, हम लोग बैटरी जो चार्ज करते हैं उसमें क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, H2SO4 डालते हैं। क्या है वो? वैद्युत अपघट है। क्या है? वैद्युत अपघट। क्या सूखा बैटरी चार्ज होगा कभी? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयन का फ्लो होबे ना करेगा। होगा। मान लीजिए सेल में क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? सेलों का समूह होता है ना, उसमें बहुत सारा सेल लगा होता है। जब बहुत सारा सेल लगा तो उसमें आयन का फ्लो होना चाहिए ना, तो आयन को फ्लो करने के लिए क्या? कोई माध्यम चाहिए। तो वही माध्यम के रूप में क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि वो आयन को एक दूसरे से ढोता है ना। चलिए, वो कनेक्ट करता है ना। चलिए हो गया। आप आगे पढ़ते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। किसका? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। पूछेगा विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फैराडे। किसने दिया? फैराडे। सुनिए, फैराडे साहब ये कहते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जो धातु जमा होता है ना, कैथोड पर जमा होने वाला धातु का परिणाम, कैथोड पर जमा होने वाला धातु का परिमाण, ठीक है ना, कैथोड पर जमा होने वाला धातु का परिमाण प्रवाहित आवेश का क्या होगा? समानुपाती होगा। प्रवाहित आवेश का समानुपाती। नहीं, फैराडे साहब पहला विच्छेदन के नियम में ये बात कहा कि जितना आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ही धातु क्या होगा? जमा होगा, है ना। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर जो धातु जो जमा होगा ना, जितना हम चार्ज फ्लो कराएंगे उतना धातु जमा होगा, यानी जितना वोल्टेज देंगे उतना ही धातु जमा होगा, यानी जितना करंट का फ्लो होगा, जितना आवेश का फ्लो होगा उतना ही क्या होगा? धातु जमा होगा, है ना। यही बात कहता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान होगा वो प्रवाहित आवेश का समानुपाती होगा। प्रवाहित आवेश का समानुपाती, जितना ज्यादा आवेश बहाएंगे उतना ज्यादा धातु वहां जाके जमा होगा कैथोड पर, है ना, उतना ज्यादा जमा होगा। इसी को विद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। यानी M समानुपाती Q, M समानुपाती Q, है ना। यानी M द्रव्यमान का कोई वस्तु है ना, Q आवेश उसको दे रहे हैं, तो M समानुपाती क्या होगा? Q। या M बराबर ZIT, Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT होता है, इसलिए M बराबर ZIT होगा। या यहाँ Z क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एक कांस्टेंट होगा ना, तो वही एक कांस्टेंट होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, इसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा होता है kg पर कूलम। क्या होता है? kg पर कूलम। पूछेगा Z यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है? kg पर कूलम। kg पर कूलम, है ना। पूछेगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है? kg पर कूलम। या Z का मात्रा क्या होता है? kg पर कूलम। याद हो गया ना पहला नियम, जितना आवेश प्रवाहित होगा उतना ही द्रव्यमान जमा होगा, है ना। यानी M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। चलिए अच्छा, एक फैराड में कितना कूलम होता है? 96,500। 96,500 होता है ना। पूछो एक फैराड में कितना कूलम? 96,500 कूलम। चलिए अच्छा, आवेश की वह मात्रा जो किसी धातु से आवेश की वह मात्रा जो किसी धातु के अपघट से प्रवाहित होने पर उस धातु के ग्राउंड रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, उतना ही, सुनिए ये कहा गया है आवेश की वह मात्रा जो किसी धातु के विद्युत अपघट से प्रभावित
होने पर उस धातु के ग्राउंड रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कहाँ होता है, जमा होता है, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान क्या कैथोड पर जमा होगा, है ना। अगर 1 कूलम आवेश दीजिएगा तो 1 विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम जमा होगा, ठीक है ना। 2 कूलम दीजिएगा इधर भी 2 गुना हो जाए, समझ गए ना, यही होता है। चलिए अब आता है रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, है ना। किस प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव। अच्छा, उसमें प्रभाव पढ़ लिए, चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिए, अब आता है रासायनिक प्रभाव। सुनिए, रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण देखिए, इसमें कंफ्यूजन होगा ना, अगर पूछ देगा निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अच्छा से पढ़िएगा तब ना क्लियर होगा। चलिए पहला है रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, देखिए सेल, क्या है पहला, सेल, पहला क्या है, सेल, पहला क्या है, सेल। अच्छा, दूसरा है विद्युत लेपन, क्या है, विद्युत लेपन। अच्छा, तीसरा है धातु निष्कर्षण, कौन सा क्या है, धातु निष्कर्षण। चौथा है विद्युत मुद्रण, क्या है, विद्युत मुद्रण। अच्छा, पांचवा है सेल की ध्रुवता, सेल की ध्रुवता। इन सब चीजों में किसका युक्त है, रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। चलिए विद्युत लेपन, आप देखिए विद्युत लेपन क्या होता है, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं, उसका एनोड यानी प्लस लेते हैं। जिस धातु का हमको परत चढ़ाना होता है उसका क्या लेते हैं, प्लस, उसका एनोड बना, क्या बना उसको, एनोड। और जिस पर चढ़ाना होता है उसका क्या लेते हैं, कैथोड, क्या लेते हैं, कैथोड, याद रहेगा ना। जिस धातु के परत चढ़ाना होता है उसका प्लस लेते हैं, और जिस पर चढ़ाना होता है उसका माइनस लेते हैं, ठीक है। और जब विद्युत अपघट्ट से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एनोड से धातु कैथोड, एनोड से कैथोड की ओर विद्युत अपघट्ट जमा हो जाता है। इस प्रकार अपघट्ट का सौंदर्य नहीं बदलता, अपघट्ट का सौंदर्य, इस प्रकार जो अपघट्ट का सौंदर्य वो नहीं बदलता है। और जबकि धातु कैथोड पर क्या होता है, जमा होता है, धातु देखिए क्या होता है, कैथोड पर जमा होता है। इस प्रकार कैथोड मोटा हो जाता है ना। अच्छा, और एनोड धीरे धीरे क्या होता है, पतला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत लेपन में जिस पर लेपन क्या था उसको उसे कैथोड के रूप में, किस रूप में, कैथोड। जिस पर लेपन किया था उसको क्या लेंगे, कैथोड। जिसका करना होगा उसका एनोड, नहीं जिसका हमको विद्युत अपघटन करना है ना, जैसे मान लीजिए सोना करना, उसका एनोड ले लेंगे, उसको प्लस बना देंगे। और जिस पर करना उसका कैथोड, उसको माइनस बना देंगे, है ना। सीधा याद रखिए, जिसका करना है उसका प्लस लेंगे, बाकी वो माइनस हो जाएगा। इस सब चीज में एक को याद रखिए, बाकी क्या होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा ना। अच्छा, जिसका करना है उसका प्लस लेंगे, बाकी माइनस हो जाएगा खुद से, मतलब माइनस से प्लस क्यों रहा, हाँ, बस वैसे भी यहाँ पे भी वैसे होता है। चलिए विद्युत लेपन के द्वारा वस्तुओं को चमकाने के लिए क्रोमियम का उपयोग, क्या, क्रोमियम। जो विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन में वस्तु को चमकाने के लिए किसका उपयोग है, क्रोमियम का। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया था, है ना। जो विद्युत लेपन में वस्तुओं को चमकाने के लिए किसका यूज करें, क्रोमियम, किसका, क्रोमियम का। चलिए जिसका करना होता है उसका एनोड लेते हैं, और जिस पर करना होता है उसका कैथोड लेते हैं। चलिए आप बता गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव या गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। सुनिए, किसी विसर्जन नलिका में भरी विशेष गैस में से विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो गैस का आयनीकरण प्रभाव होता है, क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है, और इसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा दिया हुआ था। अब देखिए गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण देखिए, उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब, जो भी हाई एफिशिएंसी लाइट वाला जो बल्ब होता है उसमें कौन सा प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। सुनिए, विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने में, कौन सा क्या पढ़ने में, एक्सरे। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का यूज किसमें करते हैं, एक्सरे पैदा करने में, ठीक है। अब आता सेल और बैटरी, क्या आता, सेल और बैटरी। सीधा ये पूछेगा कि विद्युत धारा के गैस आयनीकरण प्रभाव का यूज किसमें करते हैं, उच्च तीव्रता वाले बल्ब में, है ना, उच्च विद्युत धारा वाले या उच्च तीव्रता वाले बल्ब में। चलिए आप विद्युत धारा के किरण प्रभाव का यूज किसमें करते हैं, एक्सरे उत्पन्न करने, किसमें, एक्सरे। विद्युत धारा का जो किरण प्रभाव है ना, किरण प्रभाव, उसका यूज किसमें करते हैं, एक्सरे उत्पन्न करने में। अच्छा, एक्सरे का यूज किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं ना, फोटोग्राफी में, कीमोथेरेपी में, अल्ट्रासाउंड में करते हैं ना। चलिए अच्छा, अब आता सेल और बैटरी, सेल और बैटरी। अच्छा बताइए सेल क्या होता है, बोलिए तो। जो प्लस माइनस होता है। हाँ सुनिए, सेल एक स्थैतिक युक्ति है ना, क्या है, स्थैतिक युक्ति, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। सेल एक स्थैतिक युक्ति, कैसी है, स्थैतिक यानी स्थिर रहने वाला चीज है ना, उसमें गति उति होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये स्टैटिक यूनिट है, क्या है, स्थैतिक युक्ति है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, सेल में रासायनिक घटना होता है, रासायनिक क्या करता है, विद्युत बदलता है, इसीलिए सेल का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, यह एक स्थैतिक युक्ति, कैसा युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पूछा जाता है ना कि विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, और सेलों का जो समूह होगा उसे क्या बोलेंगे, बैटरी। बहुत सारा जब सेल मिला देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, क्या होगा, वो बैटरी हो जाएगा। सेलों का समूह क्या होता है, बैटरी। अच्छा, हम लोग जो पहले जब टीवी वीवी देखने के लिए जिसका यूज करते वो क्या था, बैटरी था, क्या था, बैटरी, क्या था, बैटरी। और टॉर्च में जो यूज करते वो क्या था, सेल था, क्या था, सेल। टॉर्च में जो लगता था ना, क्या था, कितना सेल का टॉर्च है, वो सेल है, क्या है, वो सेल है, वो क्या है, बैटरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा निगेटिव पॉजिटिव पोल रहता है ना, जब बहुत सारा सेल को मिला तब क्या बनेगा, बैटरी। चलिए
अच्छा, ये जो सेल होता है दो तरह, कितने तरह का? दो, कितने तरह का? दो। पूछेगा सेल कितने तरह का? दो तरह का, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल देखिए, प्राथमिक सेल वो होता है जिसको केवल एक के बार, कितना बार? एक बार। कितना बार? एक बार। वैसा बैटरी जिसको केवल हम एक के बार चार्ज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक सेल। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को एक के बार चार्ज करते, कितना बार? एक बार। जो प्राथमिक सेल होता है उसको कितना बार? एक बार चार्ज करते हैं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी आवेशन कर सकते हैं, यानी आवेशन की प्रक्रिया उसमें होता है। जैसे मोबाइल में कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल है मोबाइल में, द्वितीयक सेल। लेकिन टॉर्च वाला बैटरी वो प्राथमिक होता है, एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं ना। घड़ी में जो बैटरी लगता है एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं ना, चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं। या हाथ वाला घड़ी, कलाई वाला घड़ी जो होता है, या दीवार वाला जो घड़ी होता है, उसमें कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। क्या उसको चार्ज करते हैं? नहीं। सुनिए, गैल्वेनिक अलग दूसरा आता है। सुनिए, उसमें भी कुछ कुछ सेल ऐसा होता है जो द्वितीयक होता है। कैमरा में लगा हुआ देखे हैं? कैमरा में जो सेल होता है वो द्वितीयक होता है, वो क्या होता है? चार्ज होता है ना। सारा उस टाइप का सेल प्राथमिक नहीं होता, द्वितीयक नहीं होता, समझ गए ना? या प्राथमिक या द्वितीयक नहीं होगा। चलिए, हाँ, सीधा ध्यान रखना है, जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हो वो क्या होगा? द्वितीयक होगा। जिसको चार्ज नहीं कर सकते क्या होगा? प्राथमिक होगा। चलिए, अच्छा, जो प्राथमिक सेल होता है उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। यानी एक ही डायरेक्शन में होगा ना। चार्ज खत्म हुआ उसको चार्ज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होगा चार्ज खत्म होने के बाद फिर इसको चार्ज कर सकते हैं ना, इसीलिए उसमें जो रिएक्शन होगा दोनों डायरेक्शन में, यानी क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा। क्या होगा? उत्क्रमणीय। अच्छा, अब देखिए, इसमें विद्युत वाहक बल द्वितीयक की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जो प्राइमरी सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। लेकिन द्वितीयक में जो विद्युत वाहक बल क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। जो द्वितीयक सेल होता है उसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। चलिए, आप देखिए प्राथमिक सेल का उदाहरण सुनिएगा, नाम पूछा जाता है कभी। वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब कैसा सेल है? प्राथमिक सेल। कैसा सेल है? प्राथमिक सेल। अब इसका ईएमएफ सुनिएगा। जो वोल्टेइक सेल होता है उसका 1.08, जो डैनियल सेल होता है उसका भी 1.08। अच्छा, जो लेक्लांसे और शुष्क दोनों का 1.5 वोल्ट। मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल का नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, जितना भी कैलकुलेटर होता है, क्या कैलकुलेटर या घड़ी, उसमें किसका युक्त है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। कौन सा सेल? सिल्वर ऑक्साइड। पूछा जाएगा कैलकुलेटर या घड़ी में कौन सा सेल का युक्त है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल। चलिए, अब आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को संचित सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल? संचित। संचित का है क्योंकि ये चार्ज को स्टोर रखता है ना, इसीलिए द्वितीयक सेल को कैसा सेल बोलेंगे? संचित सेल। कौन सा सेल? संचित सेल। पूछेगा द्वितीयक सेल को कौन सा सेल बोला जाता है? संचित सेल। कौन सा सेल? संचित सेल। चलिए, अब देखिए, द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल आता है। कौन सा सेल? लेड एसिड सेल आता है। निकेल कैडमियम सेल आता है। एडिशन सेल आता है ना। निकेल सेल आता है। क्या नहीं खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ बदमा, तुम बता वहाँ चल रहा है। चलो यहाँ देखो। अच्छा, द्वितीयक सेल में क्या कहता है? लेड एसिड सेल, एडिशन सेल और निकेल कैडमियम सेल। अच्छा, द्वितीयक सेल का दूसरा नाम क्या है? नहीं हुआ खत्म। द्वितीयक सेल का दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक सेल का दूसरा नाम क्या है? संचित सेल। क्या है? संचित सेल। कौन सा सेल? संचित सेल। रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ देना, हो रहा है। कौन सा सेल? संचित सेल। चलिए, सेल क्या हो गया? खत्म हो गया ना। अच्छा देखिए, एक चीज ध्यान रखना है, जो अधिकतम सेल होता है, अधिकतम सेल, फिर यहाँ भी गलती कर दिया है। धन ध्रुव हमेशा एनोड होता है ना, ऋण ध्रुव कैथोड होता है ना, यहाँ गलत कर दिया। सुनिए, अधिकतम जो सेल होता है, ध्यान रखना है, अधिकतम सेल का जो ऋण ध्रुव होता है, नहीं जो कैथोड होता है, ऋण ध्रुव यानी कि कैथोड, ऋण ध्रुव यानी कैथोड जो होता है वो क्या होता है? जिंक का बना, किसका? जिंक का। ध्यान ये रखना है कि अधिकतम जो सेल होता है उसका जो ऋण ध्रुव होता है किसका बनाता है? कैथोड, जिंक का। किसका? जिंक का। अधिकतम सेल का ऋण ध्रुव किसका बनाता है? जिंक का। किसका? जिंक का। देखिए ना, वोल्टेइक सेल का भी जिंक है, डैनियल सेल में भी जिंक है, लेक्लांसे में भी, शुष्क में, लगभग में क्या होता है? जिंक। खाली सीसा संचयक जो लेड एसिड सेल है उसमें पीबी होता है, और निकेल कैडमियम सेल में क्या होता है? कैडमियम होता है। क्या होता है? कैडमियम। बाकी सब में क्या होता है? जिंक। ध्यान रखना है, इसलिए अधिकतम सेल का जो ऋण ध्रुव होता है किसका होता है? जिंक का। ये भी पूछा जाता है कि बैटरी का अधिकतम जो ऋण ध्रुव किसका बनाता है? जिंक का। चलिए, अब देखिए, जो वोल्टेइक सेल होता है, वोल्टेइक सेल, उसमें विद्युत अपघट कौन सा यूज करते हैं? H2SO4। कौन सा? H2SO4। डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट, डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट। लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। पूछेगा लेक्लांसे सेल में कौन सा यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अच्छा, मरकरी सेल में KOH प्लस ZNO। अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड सेल में Ag2O। अच्छा, लेड एडिशन सेल में H2SO4, लेड एडिशन सेल में H2SO4। अच्छा, ठीक है। और निकेल कैडमियम सेल में, अच्छा, हम लोग का मोबाइल में कौन सा बैटरी है?
लिथियम आयन बैटरी। कौन सा? लिथियम आयन बैटरी या निकेल कैडमियम बैटरी, है ना, बहुत शक्तिशाली होता है ना, देखते हैं 5000 mAh का होता है, छोटा सा बैटरी कितना है 5000 mAh का। कौन सा बैटरी होता है? निकेल कैडमियम या लिथियम आयन होता है। चलिए, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, बताया था ना भाई, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसकी जो कैपेसिटी क्या होती है? बहुत अधिक। कैपेसिटी बहुत अधिक। कैपेसिटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। पूछेगा जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है उसका कैपेसिटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक। चलिए, इसीलिए इसका वो यूज कहाँ करते हैं? कैलकुलेटर में। कहाँ पे? कैलकुलेटर। जो छोटा सा कैलकुलेटर होता है, जो छोटा वाला हैंड वाज आता है, वो डिजिटल वाज, उसमें किसका यूज करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड सेल का। चलिए, बैटरी का ऋणात्मक प्लेट अधिकतम जिंक का बनाता है, दिया हुआ है ना, जो बैटरी का अधिकतम प्लेट होता है किसका बनाता है? जिंक का। किसका? जिंक का। चलिए, अच्छा, अब देखिए बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज रासायनिक से विद्युत बदलेगा। जब इस बैटरी को चार्ज करेंगे क्या होगा? रासायनिक से विद्युत बदलेगा। बदलेगा ना, जो रासायनिक अभिक्रिया होगा क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जब बैटरी को हम जब चार्ज करते हैं तब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लेकिन जब नहीं, रासायनिक से विद्युत, केमिकल रिएक्शन होगा तब ना वो बनेगा। लेकिन जब डिस्चार्ज करते हैं विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, है ना। जो हाँ, जो बैटरी होता है जब उसको चार्ज करेंगे रासायनिक से विद्युत में बदलेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको डिस्चार्ज करेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ये चीजें ध्यान रखना है, उल्टा है, समझ गए ना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। चलिए, मतलब अपने विद्युत ऊर्जा को हाँ, चलिए, ठीक है। अब आता है खुला प्रयुक्त। क्या आता है? खुला प्रयुक्त। क्या खुला परिपथ विद्युत धारा का प्रवाह संभव है? नहीं है। अच्छा, विद्युत धारा के लिए कैसा परिपथ? खुला परिपथ या बंद परिपथ? अच्छा, उच्च परिपथ मार्ग या निम्न परिपथ मार्ग? निम्न परिपथ। हाँ, निम्न परिपथ, है ना। पूछेगा विद्युत धारा के लिए उच्च प्रतिरोध मार्ग या निम्न प्रतिरोध? अच्छा, वही चीज दिया हुआ। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य। क्या होगा? शून्य। जब विद्युत धारा का मान शून्य होगा, प्रतिरोध क्या होगा? अनंत, है ना। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य, प्रतिरोध अनंत होता है। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बोलिए तो 6.25 × 10⁻18 होता है। एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 होता है। चलिए, उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एक फैराड में कितना कूलम? 96,500। 96,500। चलिए, अच्छा, घरों में भी है विद्युत ऊर्जा की माप किसमें कहते हैं? किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में। इसमें निकाल के देखो, पंखा चला मोबाइल में निकाल के देखो, चलता है लाइव। नहीं हुआ, रुको, क्या है रे? ठीक है, नहीं, क्या अभी ख्याल नहीं, सुनो। अच्छा, पूछेगा घरों में जो विद्युत ऊर्जा की खर्च करते हैं वो किसमें? किलोवाट घंटा में। सुनिए, इस टाइप का जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो क्या करना है? सबको गुना करके 1000 से भाग देंगे। वो किसमें आएगा? यूनिट में। किसमें आएगा? यूनिट। सुनिए, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा, सुनिए, एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हुए, ठीक है। बल्ब में 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलते हैं, तो एक माह में कितना आएगा? तो सबको क्या करना है? गुना करके 1000 से भाग दे देंगे। चलिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए। विद्युत परिपथ में जो तार का रंग होता है उसको डिनोट कर देखिए। जो रेड होता है, रेड, ठीक है ना, रेड येलो और ब्लू, याद रखना। RYB क्या होता है? RYB। जो रेड येलो और ब्लू होता है वो फेज होता है। क्या होता है? फेज। क्या होता है? फेज। जो रेड येलो ब्लू होता है वो क्या होता है? फेज। क्या होता है? फेज। और ग्रीन होता है वो भू संपर्क। क्या होता है? अर्थिंग में होता है। क्या होता है? अर्थिंग। और जो ब्लैक होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ब्लैक क्या होता है? न्यूट्रल। सिंगल फेज में ब्लैक क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझ गए ना। यही क्या है? इंटरनेशनल है, पूरे राष्ट्र में यही नियम चलता है, ठीक है ना। कहीं भी रेड येलो और ब्लू रहेगा वो क्या होगा? फेज होगा। ग्रीन रहेगा क्या होगा? भू संपर्क रहेगा, यानी अर्थिंग लेगा। और जो ब्लैक रहेगा क्या होगा? न्यूट्रल। ब्लैक क्या होगा? न्यूट्रल। चलिए, ब्लैक क्या लेगा? न्यूट्रल लेगा। चलिए, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो टावर वाला लाइन गुजरता है ना, जो टावर वाला जो लाइन गुजरता है उसमें सबसे ऊपर में भू संपर्क तार क्या होता है? अर्थिंग वाला तार। पूछा जाता है कि हाई ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा तार सबसे ऊपर रहता है? अर्थिंग वाला। कौन सा? अर्थिंग। जो भू संपर्कित तार रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। चलिए, इसके बाद फेज है। उसके बाद क्या आता है? फेज। अब पता लग जाएगा ना, जहां भी टावर वाला लाइट रहेगा, लाइन जाएगा टावर वाला, उसमें जो उस सबसे ऊपर क्या होगा? भू संपर्कित, अर्थिंग वाला। उसके बाद क्या होगा? फेज होता है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पीयर विद्युत धारा उपयुक्त है। अगर 9 मिली एम्पीयर तक धारा लगेगा तो आप क्या है? सुरक्षित, आपको झटका नहीं लगेगा, ठीक है ना। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10,000 ओम होता है। कितना होता है? 10,000। यहाँ गलत लिखा, 1000 है। जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना होता है? 10,000 ओम। कितना होता है? 10,000। याद रखना, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 ओम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋण आवेश को फ्लो करता है ना। चलिए, अगला देखिए। दिक् सूचक सर्पी वलय का दिशात्मक धारा प्रवाह को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलिए,
इस प्रकार जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था 3 दिन पढ़ने लग गया ना, बहुत बड़ा चैप्टर था, खत्म हो गया ना। ये क्या है, फिजिक्स का जान है ना। रेलवे में इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, रेलवे हो एसएससी उसमें क्वेश्चन क्या आता है, भर भर के। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छा से कमांड कर लेना, हो जाएगा ना। चलिए एक दो क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा बताइएगा, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्यू बराबर आई टी। अच्छा आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। इसी को एम्पियर सेकंड बोला जाता है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड बोला जाता है। चलिए हो गया ना, फिजिक्स हम लोग का खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग किस क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना। अच्छा केमिस्ट्री में जो है हम लोगों का कौन सा, हाँ आवर्त सारणी है ना, जो पीरियोडिक टेबल है वो खत्म नहीं हुआ था ना। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा बताइएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मुक्त अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, सोना चांदी। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइएगा, सफेद स्वर्ण किसको बोला था, प्लेटिनम, किसको, प्लेटिनम को, किसको, प्लेटिनम को। अच्छा बताइएगा, सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लेटिनम। हाँ सबसे कठोर तत्व हीरा। चलिए अच्छा, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, जब अच्छा लोहा को कठोर बनाना होता है उसमें क्या मिलता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। क्या मिलता है, कार्बन। जब लोहे को जंग रोधी बनाना होता है तब क्या होता है, क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। चलिए अच्छा, लोहा क्रोमियम और निकेल है ना, लोहा क्रोमियम और निकेल इसकी जो मिश्रण होती है वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। चलिए अच्छा बताइए, सार्वभौमिक तत्व किसको बोला जाता है, कार्बन को, किसको, कार्बन को। अच्छा बताइएगा, कार्बन को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या, अच्छा स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाता है, कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। अच्छा बताइएगा, कार्बन कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजन, सहसंयोजी। अच्छा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कितना, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। चलिए हो गया था ना, यहाँ तो हो गया। आप बताइएगा, भखरा चूना फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। भखरा चूना बोले, कली चूना बोले। चलिए अच्छा आप बताइएगा, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, CaCO3। चलिए हो गया ना। अच्छा अब हम लोग भू प्रॉपर्टी में तत्व के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया था, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। सुनिए इसका ट्रिक क्या था, OSIALFE। क्या ट्रिक है, OSIALFE या OCl फेंकोना, है ना। जो याद रखिए, आप लोगों को जो भी याद करने में सुविधा हो, OSIALFE याद रखें या OCl फेंकोना, है ना। इनको याद रखिए, क्या होगा, इसका ट्रिक आपको याद रह जाएगा। इसीलिए भू प्रॉपर्टी में तत्वों के क्रम की बात करेंगे, सुनिए, सबसे अधिक ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा, है ना। क्या होगा, लोहा। अच्छा ये पूछेगा कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व आया था, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। अगर धातु की बात करेगा तब एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। अगर धातु की बात करेगा तब एल्यूमिनियम। धातु की बात करेगा एल्यूमिनियम। अगर अधातु की बात करेगा ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। चलिए हो गया ना। हाँ उपधातु क्या होगा, सिलिकॉन। अच्छा ये बताइए, मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है, हाँ OCHNCa। इसका ट्रिक क्या है, OCHNCa, OCHNCa, है ना। एक बार सुनिए, याद होगा। पूछेगा, मानव शरीर में पाया जाना जो तत्वों का क्रम है OCHNCa, OCHNCa। याद हो जाए ना, OCHNCa। सबसे अधिक मानव शरीर में तत्व पूछेगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम। अब ये पूछा जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया था, मैग्नीज। कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है ना। चलिए अच्छा, अब मानव शरीर में यौगिक का, ये तो तत्व था, और यौगिक के क्रम की बात की जाए, सबसे अधिक पानी क्या पाया था, हमारे बॉडी वेट में 70% क्या होता है, पानी होता है ना। चलिए कितना होता है, पानी। उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन। उसके बाद फैट, उसके बाद क्या होता है, फैट, तब कार्बोहाइड्रेट, तब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब मानव शरीर में यौगिक का क्रम पूछे, सबसे अधिक पानी होता है यानी H2O, उसके बाद प्रोटीन, तब फैट, तब कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसीलिए जिन जिन लोगों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा का वो थोड़ा क्या दोला पतला दिख रहा है ना, क्योंकि पानी के बाद जस्ट किसकी मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की। जैसे हम लोग के बॉडी प्रोटीन की मात्रा क्या है, कम है, हम लोग दुबले पतले दिखते हैं। आप पंकज जी के शरीर में क्या है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, वो थोड़ा सा मजबूत दिखते हैं, है ना। जैसे कुंदन सब हो गया, कमल सब हो गया, है ना। चलिए ठीक है, सुनिए। अच्छा बताइए, आवारा तत्व के नाम से किसको जानता है, हाइड्रोजन। किसको, हाइड्रोजन। पूछे आवारा तत्व किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को। न्यूट्रॉनलेस तत्व हाइड्रोजन। चलिए, टाइटेनियम धातु को वंडर तत्व क्या कहते हैं, वंडर तत्व। जो टाइटेनियम धातु है इसको वंडर तत्व या रणनीति धातु, वंडर तत्व या रणनीति धातु। पूछेगा रणनीति, रणनीति सुनिए, पूछेगा कि रणनीति धातु के नाम से किसे जानता है, टाइटेनियम। किसको, टाइटेनियम।
रणनीति धातु के नाम से किसको जाना होता है? टाइटेनियम। किसको? टाइटेनियम। या ये पूछेगा वंडर तत्व कौन सा है? टाइटेनियम। या आश्चर्य की धातु है ना, वंडर में क्या हुआ? आश्चर्य। आश्चर्य की धातु कौन है? टाइटेनियम। चलिए अच्छा बताइएगा ऐसा कौन सा तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है? पोलोनियम। कौन सा? पोलोनियम। कौन सा? पोलोनियम। पोलोनियम ऐसा तत्व जिसका समस्थानिक क्या होता है? सबसे अधिक। कितना होता? 27। कितना होता? 27। पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 27। चलिए अच्छा गैलियम सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम सीजियम और पोटेशियम, गैलियम सीजियम और पोटेशियम, 3 को धातु है। सुनिए गैलियम सीजियम और पोटेशियम हथेली पर रखने पर अपने क्या होता है? गल जाता। क्या होता है? गल जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है ना। पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जो कि हथेली से गल जाता है? गैलियम सीजियम और थैलियम। हाँ गैलियम सीजियम और पोटेशियम। हाँ गैलियम पूछेगा, सीजियम या पोटेशियम, तीनों क्या होता है? हथेली पर गल जाता है। चलिए मरकरी के अणुओं के बीच आकर्षण क्या होता है? बहुत कम। जो मरकरी के बीच का आकर्षण था वो क्या होता है? बहुत कम। नहीं मरकरी के वेपर में जो आकर्षण होता क्या होता है? बहुत कम होता है। अच्छा मरकरी धातु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अच्छा पीडी यानी पैलेडियम तत्व जिसके बाध्यता कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, कितना? 18। ध्यान रखना है। हाँ पैलेडियम एक ऐसा तत्व जिसके बाध्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18। अपवाद है। कितना अपवाद है ना कि पैलेडियम एक ऐसा तत्व है जिसके बाध्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 18। कितना इलेक्ट्रॉन? 18। चलिए सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें फ्रांसियम है। कौन सा है? फ्रांसियम। पूछेगा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। कौन सा है? फ्रांसियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम। अच्छा हाँ फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक पूछेगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक फ्रांसियम। चलिए हाँ अच्छा ये बताइएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका सबसे हाई होता है? क्लोरीन का। सबसे कम ऑक्रिया गैस का है ना, सबसे कम ऑक्रिया गैस का। लेकिन ऑक्रिया गैस का क्या हाई होता है बोलिए तो? हाँ जो आयनन एंथैल्पी होता है, जो आयनेशन पोटेंशियल वो क्या होता है? उच्च होता है। होता है ना, आयनन विभव उच्च होता है। चलिए कहा है आयनन विभव? क्योंकि वो स्टेबल होता है ना। क्या होता है? स्टेबल होता है। इसलिए उसके बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन को निकालना हाई एनर्जी देना होगा ना, है ना। ऑक्टेट उसको पूरा था, उसको निकालना तो बहुत देना होगा ना। लेकिन जैसे सोडियम उसमें एक है, थोड़ा दीजिएगा तो भाग जाएगा। चलिए अब सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक पूछेगा क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। चलिए ये सब याद है ना, ये सब पूछा जाता है, कंफ्यूजन है ना। चलिए सबसे अधिक ख्याति विद्युत धनात्मक तत्व वही हाँ सीजियम दिया। ठीक है कौन सा? सीजियम। सबसे अधिक ख्याति विद्युत धनात्मक कौन है? सीजियम। चलिए विद्युत परिष्करण के द्वारा सोना और तांबे को, किसको? तांबे को। विद्युत जो परिष्करण होता है उसको किसको? सोना और तांबे को। सोना और तांबे को शुद्ध किया जाता है। चलिए विद्युत परिष्करण द्वारा सोने और तांबे को शुद्ध किया जाता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है ना। किसका? एनसीईआरटी का। पूछा जाएगा कि विद्युत परिष्करण के द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? सोना और तांबे को। सोना और तांबे को। चलिए परमाणु का जो आकार है, सुनिए अब आते हैं हम लोग आवर्ती गुण में। किस होते हैं? आवर्ती गुण में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। किस होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। सुनिए अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु का आकार। क्या पढ़ते हैं? परमाणु का आकार। अब ये पढ़ना आवर्ती गुण क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है घटता है, परमाणु संख्या क्या होता है ना। चलिए इसे पढ़ते हैं। परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या। आकार, आयतन और त्रिज्या। सुनो तीनों ध्यान रखना। सुनिए जब आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, है ना। आयतन बढ़ेगा त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। तीनों एक ही चीज हुआ ना। सुनिए आकार पूछे, आयतन पूछे या त्रिज्या पूछे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? क्या होता है? परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या घटता है। क्या होता है? घटता है। जब बाएं से दाएं जाइएगा, हाँ सुनिए जब बाएं से दाएं जाइएगा, बाएं से दाएं जाइएगा यानी धातु से और धातु की ओर, है ना, अक्रिय गैस की ओर जाएंगे तो आकार क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। सुनिए आकार पूछे, आयतन पूछे या त्रिज्या पूछे, आवर्त में बाएं से दाएं क्या होता है? घटता। क्या होता है? घटता। क्या होता है? घटता। चलिए लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता, ऊपर से नीचे जाने पर। चलिए याद रह जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा ना। जो परमाणु का आकार है, आयतन और त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब देखिए ठीक है ना, आकार का क्रम यहाँ दिया है। ठीक है ना, आकार का क्रम दिया है। एल सबसे बड़ा होगा, एल प्लस उससे छोटा होगा, एल 3+2+ उससे भी क्या होगा? छोटा होगा, है ना। चलिए अब ओ माइनस क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। डबल माइनस बड़ा होगा, एक वाला माइनस उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। सबसे कम कौन होगा? ओ। चलिए हाँ वो बड़ा होता है। चलिए सुनिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब देखिए
आवर्त में बाह्य से दाह्य परमाणु आकार त्रिज्या आयतन और आकार क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ना। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब उधर जाएगा, आर की तरफ क्या होगा? आकार घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे जाएगा क्या होगा? बढ़ेगा। लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होगा ना। इस प्रकार सबसे ज्यादा बड़ा किसका होगा? फ्रांसियम का। चलिए, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होती है? फ्रांसियम। किसका होता है? फ्रांसियम। पूछेगा सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? फ्रांसियम। किसका? फ्रांसियम। और सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन। पूछेगा सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होता है? फ्रांसियम। सबसे नीचे होता है। और सबसे छोटा हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ऊपर होता है। चलिए, आयनन विभव, सुनिए, आयनन विभव पूछे या ऊर्जा एंथैल्पी पूछे, है ना। आयनन विभव, ऊर्जा एंथैल्पी, है ना। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, उसको क्या बोला? आयनन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए, है ना। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा, आवर्त में बाह्य से दाएं जाने पर आयनन विभव, ऊर्जा एंथैल्पी, सब क्या होता है? बढ़ता है। तब ना सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है? अक्रिय गैस। किसका होता है? अक्रिय गैस, है ना। किसका होता है? अक्रिय। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन एंथैल्पी होता है, जो आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है ना। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। घटता है। क्या होता है? घटता है। आकार का क्या होता है? उल्टा होता है ना। चलिए, आप देखिए, हो गया। अच्छा, इस प्रकार जो है सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होगा? सबसे अधिक अक्रिय गैस होगा ना। किसका होगा? सबसे ऊपर जो होगा, सबसे ऊपर अक्रिय गैस में हीलियम है ना। हीलियम हो सकता है ना। मतलब लगभग अक्रिय गैस का सेम है, क्योंकि सबके बात में कितना 8 है, इसीलिए सबका क्या होगा? महत्तम होता है। चलिए, किसी एक को आप नहीं बोल सकते। चलिए, हाँ, ठीक है, वो भी नियम ले सकते हैं। चलिए, अब आता विद्युत ऋणात्मकता। क्या आता? विद्युत ऋणात्मकता। सुनिए, परमाणु का वह गुण जिसके कारण वह बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है। क्या कहता है? बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है। हाँ, परमाणु को वह गुण जो क्या करता है? बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है, उसको क्या बोलें? विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलें? विद्युत ऋणात्मकता। सुनिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण घटता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ता है। सुनिए, जितना भी विद्युत होता है वो धनात्मक होता है ना। विद्युत क्या होता है? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या धनात्मक बताता है ना, धन बनाता है ना, इसलिए। और जो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है? ऋणात्मक होता है। इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। चलिए, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खपत होता है उसे या निकालता है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? घटता है। चलिए, है ना। अच्छा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तक पूछेगा, कौन होता है? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। सबसे कम सीजियम। कौन था? सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तक पूछे फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा क्लोरीन। कौन था? क्लोरीन। कौन? क्लोरीन। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा अक्रिय गैस। सबसे कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच में नहीं करेगा। सबसे कम विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा अक्रिय गैस। क्या होता है? अक्रिय गैस। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। सबसे कम अक्रिय गैस। अच्छा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन। सबसे कम सीजियम। अच्छा, सबसे अधिक आयनन विभव पूछेगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में किसका? हीलियम, है ना, जो ऊपर में रहेगा उसी को मान सकते हैं। अच्छा, और सबसे कम फ्रांसियम। किसका? फ्रांसियम का। आयनन विभव सबसे कम किसका था? फ्रांसियम। किसका होता? फ्रांसियम का। आवर्त में बाएं से दाएं जाने में तत्व रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगा? पहले बढ़ेगा, पहले घटती है, पहले क्या होता है? घटती है, फिर बढ़ जाती है। चलिए, नहीं एक्टिविटी जो होता है, लेकिन सुनिए, धातु की क्रियाशीलता का अलग ट्रिक है ना, याद रखने का, है ना। चलिए, कहो ना कमल जी फिर से, पहले पोटेशियम होता है, कहो ना तब पोटेशियम सोडियम होता है, मैग्नीशियम ये सब आता है। चलिए, कहो ना कमल जी से है ट्रिक है उसका, ठीक है ना, आएगा बताएंगे। चलिए, अब आता है आवर्त सारणी। क्या आता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्वीय गुण विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रॉन त्यागने क्षमता क्या होती है? घटती है ना जी। चलिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्वीय गुण विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता बढ़ती है ना। अच्छा, हीरा वह धातु है जिसका गलनांक बिंदु क्या होता है? उच्च होता है, तथा क्वथनांक बिंदु अधिक होता है ना। हीरा का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है।
पूछेगा हीरा का गलनांक का दोनों क्या होता है? उच्च होता है ना उच्च। हीरा का गलनांक का दोनों क्या होता है? उच्च होता है। चलिए अच्छा टंगस्टन वह धातु है जिसका गलनांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु अधिक होता है। टंगस्टन वैसा धातु है जिसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? दोनों उच्च होता है। टंगस्टन वैसा धातु जिसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। चलिए अच्छा यूरेनियम को सफेद कोयला बोलते हैं। पूछेगा सफेद कोयला किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। येलो केक बोला जाता है ना, यूरेनियम को येलो केक बोला जाता है। येलो केक पूछेगा यूरेनियम को क्या बोला? येलो केक किसको बोला था? यूरेनियम को। येलो केक यूरेनियम को क्या बोला? येलो केक। चलिए याद हो गया ना। अच्छा हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील पूछेगा फ्लोरीन। सबसे कम आयोडीन। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली जो ऑक्सीकरण करता कौन था? फ्लोरीन। सबसे कम आयोडीन। चलिए गैलियम तथा सीजियम हथेली पर पिघल जाता है। गैलियम और सीजियम कहाँ पर? हथेली पर। गैलियम और सीजियम क्या होता है? हथेली पर पिघलने लगता है ना। गैलियम सीजियम पोटेशियम क्या हुआ बोलो? अच्छा गैलियम और जो सीजियम वो क्या होता है? हथेली पर पिघल जाता है ना। जो गैलियम और सीजियम वो तो हथेली पर पिघल जाता है ना। पोटेशियम भी है ना। मुख्य रूप से गैलियम सीजियम मान लीजिए है ना। पोटेशियम में बहुत कम होता है, बहुत देर छोड़िएगा तब, लेकिन गैलियम जो होता है वो बहुत तेजी से पिघल जाता है ना। हथेली पर रखिएगा उड़ जाएगा, समझ गया ना। चलिए अच्छा अब हम लोग धातु अधातु और उपधातु में पढ़ते हैं। धातु अधातु और उपधातु। टाइम कितना हो थोड़ा देखिए तो 8 हुआ, अभी 1 घंटा है ना। चलिए अच्छा धातु क्या होता है? अच्छा धातु डेफिनेशन जानते हैं ना, बोलिए थोड़ा। धातु क्या होता है? हाँ जो आघातवर्णीय हो, तन हो, जो विद्युत का सुजाला हो है ना, जिसमें कोई खास चमक हो, जो सोनोनस हो ध्वनि उत्पन्न करता हो है ना पीटने पर, ये सब धातु का गुण है। चलिए हम लोग धातु को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है धातु। धातु वह तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, या वैसा तत्व जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, उसको क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। अच्छा धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग का क्या बनाता है? धनायन। पूछेगा धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है? त्यागता है। अमीर आदमी क्या करता है? पैसा दान करता है ना। धातु क्या अमीर न है, इसीलिए धातु का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ग्रहण कौन करेगा? गरीब लोग। मांगता कौन? गरीब ना। अधातु क्या हुआ? गरीब हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? अधातु करेगा। चलिए इसीलिए धातु क्या? विद्युत धनात्मक। जो पॉजिटिव है ना तो अमीर होता है, इसलिए धातु क्या? विद्युत धनात्मक। पूछेगा धातु विद्युत धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या होता है? धनायन बनाता है। चलिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए धातु नहीं है। चलिए अपवाद है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है? तांबा। कौन सा है? तांबा। अच्छा मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाने धातु कौन सा? लोहा। कौन सा? लोहा। और दूसरा सबसे अधिक पूछेगा एल्यूमिनियम। कौन से? एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम को यूज करते हैं ना। अच्छा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाए थे? कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। पूछेगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाए थे? कैल्शियम। चलिए अच्छा भू प्रवृत्ति में धातुओं का क्रम AlFeCna होता है ना, बताया था। चलिए अच्छा सबसे हल्की धातु पूछेगा लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। या पूछेगा सबसे कम घनत्व किसका होता है? लिथियम। किसका? लिथियम का। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम। अच्छा सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अच्छा द्रव अवस्था पाया जाने वाला धातु पारा। कौन सा? पारा। पारा है ना। पारा क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। या हिंदी में तीव्र चांदी। क्या बोलते हैं? तीव्र चांदी। तीव्र चांदी या क्विक सिल्वर। तीव्र चांदी या क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा को। क्या बोलते हैं? पारा को। चलिए हो गया ना। अच्छा Hg किसी अन्य गैस किसी अन्य को अपने में घुलाकर अमलगम करना। अच्छा Hg के साथ जब किसी धातु को मिलाते हैं ना, Hg के साथ जब किसी धातु को मिलाते हैं, जैसे Hg के साथ सोडियम मिला, सोडियम अमलगम हो गया। Hg के साथ मैग्नीशियम मिला, मैग्नीशियम अमलगम हो गया। Hg में जो है ना अन्य धातु, Hg जो है अन्य धातु को अपने में घुलाकर क्या बोलता है? अमलगम। क्या बोलता है? अमलगम। क्या बोलता है? अमलगम। पूछा जाता है अमलगम किसको बोलते हैं? Hg और अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? अमलगम। जैसे मान लो Hg में मैग्नीशियम मिला दिया, मैग्नीशियम अमलगम हो गया। सोडियम मिला दिया, सोडियम अमलगम हो गया। जिंक मिला दिया, जिंक अमलगम हो गया। समझा गया ना। मतलब मैग्नीशियम में कोई भी धातु मिला जो क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। चलिए मिट्टी के तेल में किनको करते हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। अच्छा सोडियम पानी में तैरता है। सोडियम पानी में तैरता है ना। जल से क्रिया करके गैस मुक्त करता है। सोडियम को जब पानी में डालिएगा ना वो क्या होगा? जल से क्रिया करके आवाज के साथ जलता है ना। जब सोडियम को पानी में डालेगा वो विस्फोट करता है ना। पोप साउंड। कौन सा? पोप ध्वनि। चलिए अच्छा सोडियम मुलायम मतलब क्या होता है? मुलायम। इसको चाकू से काटा जाता है। पूछा जाता है ना कि ऐसा कौन सा धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा है? सोडियम। कौन सा है? सोडियम। पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? सोडियम। चलिए अच्छा
सोडियम बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। सोडियम जो होता है बेंजीन और ईथर में घुलता है। पूछेगा सोडियम किसमें किसमें घुलता है? बेंजीन और ईथर में। किसमें किसमें घुलता है? बेंजीन और ईथर में। सोडियम जो है बेंजीन और ईथर में घुलता है। जो सोडियम होता है सोडियम किसमें किसमें घुलता है? बेंजीन और ईथर में। बेंजीन और ईथर में। सोडियम किसमें किसमें घुलता है? बेंजीन और ईथर में। याद रह जाएगा ना, सोडियम जो है बेंजीन और ईथर में घुलता है, बाकी जल से अभिक्रिया करके जलने लगता है ना, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। चलिए, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। धातु घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, अपवाद शीशा। शीशा क्या है? विद्युत का कुचालक है ना। शीशा जो ऐसा धातु जो विद्युत का कुचालक है। अच्छा, घनत्व का क्रम देखिए, सबसे अधिक घनत्व तांबा, सबसे अधिक घनत्व तांबा का, तब शीशा का, तब सोना का, तब प्लेटिनम का, है ना। सुनिए, धातु सुनिए, धातु अम्ल से प्रक्रिया करके कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। उल्टा दिया है। वो तो सुनिए, वो तो होता है, यहाँ दिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जो है ना, कि तांबा, शीशा, सोना और प्लेटिनम, इन चारों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? वो तो सब जानता है, सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम का होता है। सबसे भारी जो होगा उसी में घनत्व ज्यादा होगा। ये चार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, रेलवे में पूछा हुआ है। ये दिया कि तांबा सबसे अधिक घनत्व होगा तांबा का, उसके बाद शीशा का। सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ ठीक है, सबसे कम हो जाएगा तांबा का, उससे अधिक शीशा का, उससे अधिक सोना का, सबसे अधिक प्लेटिनम का। किसका होगा? प्लेटिनम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसीलिए यहाँ दिया, ठीक है, फैक्ट है ये। चलिए, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करे कौन सा गैस निकलता है? H2 गैस। कौन सा गैस? H2 गैस। हाँ, पूछेगा धातु अम्ल से अभिक्रिया करे कौन सा गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से अभिक्रिया करे कौन सा गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये जो मेटल है, मेटल, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। क्या था? फुल फॉर्म। METL लिखा है मेटल। M से होता है मेलेबिलिटी, L से क्या होता है? मेलेबिलिटी मींस आघातवर्तीयता होता है ना, यानी पीट कर चौड़ा कर सकते हैं ना। इन धातु को पीट कर पतली चादर में बदलना क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी। सबसे अधिक आघातवर्तीय कौन होता है? चांदी। कौन होता है? चांदी। चांदी होता है। सोना का तन्यता होता है। सुनिए, आघातवर्तीयता दोनों होता है, लेकिन हम तो चांदी पढ़े हैं। अच्छा सुनिए, अलग अलग होता है, चांदी होता है, लेकिन चांदी हम लोग चालकता तो होता है। सुनिए, देख लेंगे उसको। सबसे अधिक आघातवर्तीयता पूछेगा, सोना बोलता है ना, सोना बोलना। अच्छा, लचीलापन, इलास्टिसिटी। ई से क्या होता है? इलास्टिसिटी। टी से क्या होता है? टेंसिल स्ट्रेंथ। क्या होता है? टेंसिल स्ट्रेंथ, तन सकता, तन्यता, जिसको तान के पतला करते हैं ना। और ए मींस क्या होता है? एलॉय। ए मींस एलॉय, मैंने मिश्र धातु। एल मींस लस्टर, इसमें क्या होता है? चमक होता है ना। अच्छा, एस मींस क्या होता है? स्ट्रेंथ, मैंने मजबूती, धातु मजबूती होता है ना। अच्छा, धातु को ऑक्साइड पर क्या होता है? क्षारकीय। क्या होता है? क्षारकीय। पूछेगा धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय। धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा बताइए, ग्रेफाइट और धातु है फिर भी क्या होता है? चमकता है ना। ग्रेफाइट और धातु है फिर भी इसमें धातु के जैसा चमक होता है ना। चलिए, अच्छा, धातु क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय और धातु ऑक्साइड अम्लीय, और धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। चलिए, हो गया ना। अच्छा, जेडनो को फिलोसोफर ऊल बोलते। क्या होते हैं? फिलोसोफर ऊल, यानी यशत पुष्प बोलते। क्या होते हैं? यशत पुष्प। हाँ, जेडनो को फिलोसोफर ऊल्स बोलते हैं। फिलोसोफर ऊल्स यानी दार्शनिक का ऊन बोला जाता है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड को। अच्छा, ये यशत पुष्प। ढलवा लोहा को, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है? ढलवा लोहा। कौन सा है? ढलवा। पूछेगा ढलवा लोहा, लोहा का क्या है? अशुद्ध रूप है। क्या है? अशुद्ध रूप। सुनना पूछेगा, हाँ, लोहा का अशुद्ध रूप कौन सा है? ढलवा लोहा। कौन सा लोहा? ढलवा लोहा। चलिए, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? क्या होती है? अशुद्ध था, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 2 से 5% कार्बन था, ठीक है ना। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा क्या होगा? अशुद्ध होगा ना। कार्बन मिलाएंगे तो ज्यादा कठोर होगा। सुनिए, ढलवा लोहा हम लोग गांव घर में, अच्छा, वो कढ़ाई होता है बड़ा वाला, जैसे धान ये करता है, धान बॉइलिंग करते हैं, वो जो लोहिया होता है किसका? ढलवा होता है ना। अच्छा, एक बार पटक देने टूट जाता है ना। हम लोग जो कढ़ाई में खाना बनाते वो टूटता है कभी गिरने के बाद? नहीं टूटता है। तो वही ढलवा लोहा था, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, इसलिए वो कड़ा भी होता है और क्या होता है? टूट जाता है, होता है ना। चलिए, इसलिए वो क्या? लोहा का सबसे अशुद्ध रूप है। चलिए, हाँ, कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है। अच्छा, लोहा का सबसे शुद्ध रूप पीट लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। रोट आयरन। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा है, रोट आयरन। पिटवा लोहा या रोट आयरन। अच्छा, इसमें लोहा का शुद्ध रूप, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कितना होती है? कम। 0.12 से लेकर 0.25%। 0.12 से 0.25%। चलिए, इस्पात एक मिश्र धातु है जिसे समानतः बेसेमर विद्युत द्वारा। पूछेगा इस्पात को किस विद्युत द्वारा बनाता है? बेसेमर। कौन सा? बेसेमर। ये भी पूछा गया है कि इस्पात को किस विद्युत द्वारा बनाते हैं? बेसेमर। कौन सा विधि? बेसेमर। पूछेगा इस्पात को किस विधि द्वारा बनाते हैं? बेसेमर विधि द्वारा। चलिए, स्टील को नरम बनाने के लिए तापानुशीलता, स्टील को नरम बनाने के लिए है ना, स्टील को नरम बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको तापानुशीलता बोला जाता है। तापानुशीलता। पूछा जाता है, बताइए, स्टील को नरम करने की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? तापानुशीलता।
तापानुशीलता, ताप के अनुशील उसको ढालना, है ना। स्टील को हीट करेंगे तब ना वो मुलायम होगा, इसलिए ताप के अनुकूल उसको ढालना, इसीलिए स्टील को जो मुलायम करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तापानुशीलता। अच्छा बताइएगा, रबड़ के बाल्कनीकरण किसका यूज करते हैं, सल्फर का, किसका, सल्फर का। पूछेगा रबड़ में कठोरता यानी बाल्कनीकरण के लिए किसका यूज करते हैं, सल्फर का, उससे क्या होता है, रबड़ कठोर हो जाता है। चलिए अच्छा, स्टील को और अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें क्या होता है, कार्बन, क्या बोलते हैं, कार्बन। चलिए अच्छा, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, इसमें क्या करता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, लोहा, क्रोमियम और निकेल, हाँ कार्बन, इसमें लोहा 73%, निकेल 8% और क्रोमियम 18%, क्रोमियम 18% होता है। चलिए अब आता है अधातु, क्या आता है, अधातु। धातु सारा गुण खत्म हो गया था ना, धातु में कोई दिक्कत है, पूछ ले थोड़ा क्वेश्चन, बताइए धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अच्छा धातु के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा धातु जो है ठीक है, धातु विद्युत का सुचालक या कुचालक होता है, सुचालक। अच्छा चलिए हो गया ना, चलिए इतना पूछ ले। हाँ हाँ ठीक है, पूछेगा कि प्रकृति में कितना तत्व ज्ञात है, 118 है ना, 118 में 92 प्रकृति, 92 प्रकृति, जो शेष है वो संश्लेषित है, क्या संश्लेषित है। चलिए हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं अधातु, क्या पढ़ते हैं, अधातु। अच्छा अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है ना। अधातु क्या होता है, गरीब होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, इसलिए अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है, क्या होता है, ऋणायन। अच्छा अधातु के बाह्यतम 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 या 7। पूछेगा अधातु के बाह्यतम कितना इलेक्ट्रॉन, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। पूछेगा अधातु के बाह्यतम कितना इलेक्ट्रॉन, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए है ना, हाँ अक्रिय गैस को भी क्या मान सकते, अधातु मान सकते हैं। चलिए अच्छा धातु ये प्रायः ठोस था गैस होता है, ठोस या गैस होता है, इन अपवाद है, द्रव्य कौन है, ब्रोमीन, है ना। और धातु मुख्य रूप से ठोस या गैस होता है, ब्रोमीन क्या अपवाद है, जो कि द्रव्य रूप में पाया जाता है। चलिए अच्छा जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है ना, इन अपवाद कौन है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। चलिए धातुएं भंगुर होती है ना, धातुएं क्या होता है, भंगुर यानी ब्रिटल होता है, उसको अगर पटक दीजिए क्या होगा, टूट जाएगा, चकनाचूर होता है ना, चकनाचूर हो जाता है ना, ऐड लग रहा है ना। चलो ठीक है, सुनो जो धातु होती है वो चकनाचूर हो जाता है पटकने के बाद। चलिए अच्छा लेकिन अपवाद क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और जो आयोडीन है, ग्रेफाइट और जो आयोडीन है, जो ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन वो क्या होता है भंगुर नहीं होता, वो मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम, क्या होता है, मुलायम। पूछेगा सुनो धातुएं क्या होते हैं, भंगुर होती है ना, धातु क्या होता है, भंगुर, धातु क्या होता है, भंगुर, धातु क्या होता है, भंगुर। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन वो क्या होता है, भंगुर होता है, नहीं होता, वो मुलायम होता है ना। चलिए सुनिए अधातु का घनत्व और क्वथनांक, सुनिए अधातु का घनत्व और क्वथनांक, तन्यता क्या होता है, कम होता है ना धातु से। अच्छा सुनिए अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। पूछेगा अधातु ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। चलिए हो गया ना। चलिए फास्फोरस, फास्फोरस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप, कितने टाइप का, 2। सुनिए फास्फोरस कितने टाइप का, 2-3 टाइप का होता है, श्वेत पीला और लाल, है ना, श्वेत पीला और लाल, श्वेत पीला और लाल। सुनिए पीला या पीली रोशनी के साथ जलता है, जो पीला फास्फोरस किस रोशनी के साथ, पीली। पूछेगा पीला फास्फोरस कौन सी रोशनी के साथ जलता है, पीला रोशनी। अच्छा इसलिए इसे पीला फास्फोरस क्या कहते हैं, पीला फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, पीला फास्फोरस। अच्छा यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे अस्थायी या अनस्टेबल फास्फोरस कहते हैं, है ना। जो पीला या श्वेत फास्फोरस होता है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ये स्वतः जलने लगता है। अच्छा हम लोग गाँव घर में देखे हैं जहाँ मरघट होता है ना, जहाँ हम लोग दफनाते या जलाते हैं लोगों को, तो वहाँ क्या होता है, हड्डी अपने आप जलने लगता है, काहे, जब वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो अचानक क्या होता है, जो फास्फोरस होता है वो जलने लगता है। तो गांव घर में क्या होता है, मुड़िया आ गया, भूत आ गया, है ना, भूत होता है, कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, वही श्वेत फास्फोरस जलने लगता है। जब वायुमंडल का तापमान या उनके आसपास का टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे अधिक होगा, क्या होगा, वो स्वतः जलने लगता है ना, तो आग पकड़ लेता है। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा श्वेत फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है, इसे पानी में डुबा, जो श्वेत फास्फोरस था उसको किसमें डुबा करते हैं, पानी में, किसमें, पानी में। अच्छा इसकी गंध लहसुन के समान होती है, जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका गंध किसके समान, लहसुन के समान। जो श्वेत फास्फोरस उसकी गंध किसके समान था, लहसुन के समान, किसके समान, लहसुन के समान। जो श्वेत फास्फोरस था उसका किसके समान था, लहसुन के समान। श्वेत फास्फोरस गंध किसके समान था, लहसुन के समान होता है। चलिए अच्छा आप बताए लाल फास्फोरस कौन सा, लाल। अच्छा लाल फास्फोरस जो स्वतः नहीं जलता है, क्या लाल फास्फोरस स्वतः जलता है, नहीं जलता। पूछेगा क्या लाल फास्फोरस स्वतः जलता है, नहीं जलता है, यह अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी, क्या होता है, अस्थायी। चलिए इसीलिए इसे अस्थायी फास्फोरस कहते हैं। अच्छा इसका उपयोग माचिस, अच्छा जो माचिस की तिल्ली है उसमें अगर स्वतः जलेगा तो उसका कोई यूज करेगा, ठोका लगेगा तो आग लग जाएगा, है ना। सुनिए
जो लाल फास्फोरस है उसका यूज किस में करते हैं? माचिस में। किस करते हैं? माचिस में। लाल फास्फोरस का यूज किस में करते हैं? माचिस की तीली में। पूछेगा लाल फास्फोरस का यूज किस में करते हैं? माचिस की तीली में। अच्छा, या बारूद बनाने, या बारूद बनाने में, माचिस की तीली या बारूद बनाने में। चलिए, अच्छा, जो लाल फास्फोरस होता है गंधीन होता है, क्या होता है? गंधीन। पूछेगा लाल फास्फोरस कैसा होता है? गंधीन। कैसा होता है? गंधीन। लाल फास्फोरस कैसा होता है? गंधीन होता है। चलिए, प्राकृतिक रबड़ में गंधक मिला देने से रबड़ की मजबूती एवं इलास्टिसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी पता था ना, रबड़ के बाल्कनीकरण, रबड़ को कठोर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? बाल्कनीकरण। क्या होता है? बाल्कनीकरण। रबड़ को कठोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सल्फर का। किसका? सल्फर का। पूछेगा, ए आवाज कम कर। रबड़ को कठोर बनाने किसका यूज करते हैं? सल्फर का। किसका? सल्फर का। चलिए, अच्छा, प्राकृतिक रबड़ में गंधक मिला देने क्या होता है? वो बाल्कनीकरण रहता है। रबड़ क्या होता है? कठोर रहता है और इलास्टिसिटी बढ़ जाता है। चलिए, गंधक के एक अणु में 8 परमाणु, यानी S8 लिखते हैं ना। सल्फर में परमाणु क्या होता है? S8। चलिए, तो इनका आणविक सूत्र क्या होता है? S8। क्या होता है? S8। सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का द्रव्यमान जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं, सुनिए, ये सुनिए, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? S8। कितना होता है? S8। पूछेगा सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? S8। S8 होता है। चलिए, हाँ 32 होता है। चलिए, परमाणु संख्या होता है। हाँ परमाणु संख्या। सुनिए, गंधक का उपयोग औषधि के जगत में क्या आता है? जैसे मरहम बनाने में, सल्फर ड्रग्स की टिकिया बनाने में, है ना। आजकल सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में भी हो रहा है ना। बालों को विशेष प्रकार की आकृति प्रदान करने, है ना। सल्फर का यूज करके बाल को विशेष प्रकार की आकृति बना घुमा सकते हैं ना। चलिए, अब आता उपधातु। क्या आता? उपधातु। क्या आता? उपधातु। अच्छा, उपधातु की संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। उपधातु कितना है? 7। अच्छा, इसमें धातु और उपधातु, धातु और अधातु। पूछेगा जो उपधातु होती है उसमें धातु और उपधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। पूछेगा उपधातु में क्या आता है? धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना। जो उपधातु होती है उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना। जो उपधातु होती है उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। चलिए, उपवर्ग। अच्छा, अब देखना है कि पहला आवर्त में कितना उपधातु? एक भी नहीं, 0। पूछा जाता है कि पहला आवर्त में कितना उपधातु? 0। कितना? 0। दूसरा में एक। दूसरा में कितना है? 1। कौन सा? बोरोन। कौन सा? बोरोन। पूछेगा दूसरा आवर्त में कितना उपधातु? 1। कौन सा है? बोरोन। अच्छा, तीसरा में कौन सा? 1। सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। तीसरा आवर्त में कितना है? 1। कौन सा? सिलिकॉन। चौथा पांचवा में 2-2। चौथा पांचवा में 2-2। गैलियम और आर्सेनिक। गैलियम और आर्सेनिक। पांचवा में एंटीमनी या टेलिरियम। एंटीमनी या टेलिरियम। एंटीमनी या टेलिरियम। चलिए, छठा में पीओ। छठा में पीओ। कौन सा? पोलोनियम। छठा में कौन सा? पोलोनियम। सातवां में एक भी नहीं होता। सातवां आवर्त अधूरा है ना, इसलिए सातवां में एक भी नहीं होता। अच्छा, ये बताइए ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें एक भी उपधातु नहीं पाया था? पहला, है ना। सातवां तो अधूरा है, ये है, लेकिन सातवां पहला मान के चलना। चलिए, अगर पहला रहे ऑप्शन में, पहला मान, अगर सातवां रहे, है ना, या दोनों देगा अगर रहेगा, है ना। चलिए, ऐसा कौन कौन सा आवर्त है जिसमें 2 उपधातु पाया जाता है? पांचवा और छठा। हाँ, चौथा और पांचवा। चौथा पांचवा। चौथा और पांचवा। छठा और दूसरा। छठा और दूसरा में एगो। छठा और दूसरा में एगो। चलिए, हाँ हो गया ना। अब देखिए, उपधातु आवर्त सारणी धातु और अधातु क्या करता? अलग करता है। पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में जिग जैग लाइन द्वारा, जिग जैग लाइन द्वारा धातु अधातु कौन अलग करता है? उपधातु। कौन अलग करता है? और उपधातु करता है ना। अच्छा, इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं क्योंकि यह धातु और धातु के बीच बॉर्डर है। अच्छा, AL ZN और PB बताए थे ना उस दिन। AL ZN और PB ये उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी। जो AL ZN और PB होता है, AL ZN और PB, जो AL ZN और PB होता है वो कौन सा होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। जो AL ZN और PB होता है कौन सा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। AL ZN और PB कौन सा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए, ठीक है। AL ZN और PB कौन सा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति होते हैं, यानी ये दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी दोनों तरह का गुण दिखाता है। चलिए, कौन कौन सा? AL ZN और PB। चलिए, मिश्र धातु संघटक का उपयोग। मिश्र धातु, अच्छा, मिश्र धातु और उसके संघटक का उपयोग, है ना। कितना टाइम हो? पहले टाइम देख लीजिए। नेक्स्ट फिर टाइम 8:20 हो गया है ना। आप इसको छोड़ देते, है ना। तो अच्छा, इससे आगे जो है ना केमिस्ट्री में मिश्र धातु और उसका संघटक हम लोग कल पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल। तब तक इसको यही छोड़ते हैं, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, केमिस्ट्री जो है ना, तो साथियों ये जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और एक दिन लगेगा, ठीक है ना। हाँ, और एक दिन लगेगा, मतलब और एक लेक्चर लगेगा समाप्त होने में। फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा? समाप्त होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रीढ़ है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपका क्लियर हो जाता है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, ऐसे दरोगा हो, बिहार पुलिस, सारा एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भर भर के। चलिए, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेना, इसको रट लेना अच्छे से। चलिए, अब लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। चलिए, बायोलॉजी निकालते हैं।
अच्छा, बायोलॉजी में हम लोग का बोटनी वाला सेक्शन लूसेंट से खत्म हो गया था ना, जो बोटनी वाला सेक्शन था वो समाप्त हो गया था। चलिए, एनिमल वर्गीकरण। अच्छा, हम लोग को आज एनिमल किंगडम पढ़ना, क्या पढ़ना? एनिमल किंगडम। क्या पढ़ना? एनिमल किंगडम। अच्छा, बताइएगा कि सबसे पहले मतलब ये जो है ना किंगडम को बांटने का प्रयास कौन किया था? अरस्तु। कौन किया? अरस्तु। वही क्या? अरस्तु ने क्या? सबसे पहले जो अरस्तु आया वो बांटा एक प्लांट किंगडम, एनिमल। सबसे पहले दुनिया में बताया था ना, अरस्तु जो आया 2 किंगडम बताया। कितना? 2, प्लांट और एनिमल। अरस्तु का एक प्लांट किंगडम होता है, एक एनिमल किंगडम। अर्नेस्ट हैकल आया, हैकल 3 दिया। कितना? 3। कितना दिया? 3। पूछेगा 3 किंगडम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया? हैकल। और जब व्हिटेकर आया कितना दिया? 5। कौन कितना दिया? 5। उसी का भी मान है ना, व्हिटेकर का ये मान है ना। पूछेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? व्हिटेकर। किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में दिया था ना, 1969 में, है ना। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अनुसार कितने कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमलिया होता है ना। चलिए, होता है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमलिया, ऐसे याद रखना। पहले मोनेरा, तब प्रोटिस्टा, तब प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, हो गया 5। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राणी विज्ञान, है ना। अच्छा, इसमें जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या? जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए, संसार के समस्त जंतु को 2 भाग में, कितने भाग है? 2 भाग में बांटा गया। एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। जितना भी जंतु है सबको 2 भाग में बांटा गया। एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। वैसा जंतु जिसका शरीर एक कोशिका होता है उसको एक कोशिकीय बोलते हैं, जिसका शरीर एक से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। चलिए, अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए। सुनिए, एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय जीव प्राणी 9 संघों में रखा गया, है ना। जो एक कोशिकीय प्राणी उसको किसमें रखा गया? प्रोटोजोआ। किसमें? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में जितना भी एक कोशिकीय जीव होता है सब किसमें रखते हैं? प्रोटोजोआ में। पूछेगा जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसको किस संघ में रखते हैं? प्रोटोजोआ संघ। कौन सा संघ? प्रोटोजोआ संघ। लेकिन जितना भी बहुकोशिकीय जीव है उसको 9 अलग संघ में रखा गया। चलिए, अच्छा, एस्टोरर ये जो हम लोग जो वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, निडेरिया हो गया, सब पढ़ते हैं ना, ये किसके अनुसार? एस्टोरर और यूसिंजर। एस्टोरर और यूसिंजर, ये जो वर्गीकरण दिया है एस्टोरर और यूसिंजर। क्यों दिया? एस्टोरर और यूसिंजर। पूछा जा सकता है ना कि एनिमल का जो वर्गीकरण कौन दिया? एस्टोरर और यूसिंजर। एस्टोरर और यूसिंजर। चलिए, पहला आता है संघ प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ। पहला किंगडम कौन सा है? प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटोजोआ किंगडम। सुनिए, प्रोटोजोआ, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय। जितना भी एक कोशिकीय जीव किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में। किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में। जितना भी एक कोशिकीय जीव किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में। किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में। चलिए, इस इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाया जाता है। एक या अनेक केंद्रक। जो भी प्रोटोजोआ होता है उसका जीव द्रव एक या अनेक केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, इनमें जो प्रचलन अंगक होता है, चलने वाला जो अंग होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? पक्षाभ। क्या होता है? पक्षाभ। पक्षाभ या कसाभ। पक्षाभ या कसाभ। पूछेगा कि जो प्रोटोजोआ निसंग प्रोटोजोआ होता है उसमें प्रचलन अंग क्या होता है? पक्षाभ या कसाभ। पक्षाभ या कसाभ। इसी के द्वारा वो लोकोमोशन करता है, नहीं गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना। चलिए, यह स्वतंत्र एवं परजीवी दोनों होता है। जो प्रोटोजोआ होता है वो स्वतंत्र भी होता है और परजीवी दोनों होता है। परजीवी जानते हैं ना, जो दूसरों पर डिपेंड हो। हम लोग स्वपोषी हैं, परजीवी हैं? परजीवी हैं, परपोषी। हाँ, सुनिए, परपोषी बोल सकते हैं, परपोषी। अच्छा, प्लांट लोग क्या है? स्वपोषी है, वो अपना खुद से भोजन प्रिपेयर करता है। चलिए, बैक्टीरिया क्या? परजीवी, वो मरे हुए चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए, अच्छा, हो गया ना। स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों है। जो प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी परजीवी दोनों है। चलिए, इसमें सभी जो जैविक क्रिया होती है वो एक कोशिका शरीर के अंदर है। इसमें जितना भी जैविक क्रिया होता है, यानी हाँ, इसमें जितना भी एक्टिविटी होता है सभी शरीर के अंदर। पूछेगा कि जो संघ प्रोटोजोआ होता है या जो एक कोशिका जीव होता है उसमें जितना भी जैविक क्रिया कहाँ होता है? शरीर के अंदर या बाहर? शरीर के अंदर होता है, एक ही कोशिका में। चलिए, अच्छा, श्वसन एवं उत्सर्जन पूछा जाता है। जो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, ये सब जो या प्लाज्मोडियम होगा, इसमें श्वसन और उत्सर्जन। हाँ, श्वसन और उत्सर्जन कोशिका की सतह द्वारा। कोशिका की सतह द्वारा। श्वसन में सांस लेना, है ना, सांस लेना, और उत्सर्जन करना यानी कोई भी चीज को शरीर से बाहर निकालना। पूछेगा कि जो एक कोशिकीय जीव होता है या जो संघ प्रोटोजोआ है उसमें श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा आता है? शरीर के त्वचा द्वारा। शरीर के त्वचा द्वारा, यानी स्किन द्वारा। किसके द्वारा? स्किन द्वारा। चलिए, इसमें आता है प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, होता है ना। अच्छा, आता है ना इसमें। अच्छा, देखिए, ईस्ट आता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव किसमें आएगा? प्रोटोजोआ। किसमें आएगा? प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्ष तक बनाता है। जो प्रोटोजोआ होता है और जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है
उसका जो संक्रमण है, अगर आपके बॉडी में एक बार चले गया, उसका संक्रमण कितना होगा? 30 से 40 साल, 30 से 40 साल तक रहेगा। चलिए, प्रोटोजोआ का सारा चीज याद हो गया ना? बताइए, प्रोटोजोआ जन्म संघ में एक कोशिकीय जीव आता है, बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय आता। अच्छा, केंद्रक एक या अनेक होता है। अच्छा, इसमें लोकोमोटरी एटम क्या था? पक्षाभ या पदाभ होता है ना? चलिए, अच्छा, कसाव होता है। अच्छा, ये स्वतंत्र जीव और परजीवी दोनों होता है ना? इसमें जितना भी जैविक क्रिया होता है शरीर के अंदर होता है। अच्छा, मतलब इसमें जो श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा? शरीर के सत्व द्वारा, शरीर के त्वचा द्वारा। इसमें क्या आएगा? मोलस्का, अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा। चलिए, नीलहरी शैवाल आएगा ना? शैवाल वाला नहीं आएगा इसमें। चलिए, नहीं शैवाल नहीं आएगा, शैवाल प्लांटी में आ जाएगा। हाँ, सुनिए, अब आता पोरीफेरा। क्या आता है? सुनिए, हाँ, अब क्या आएगा? पोरीफेरा। क्या आता है? पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा किंगडम से। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते। कहाँ पे? खारे जगह, खारे जल में। जो भी पोरीफेरा जगह, कौन सा? पोरीफेरा। कौन सा? पोरीफेरा। जो भी पोरीफेरा संघ का जंतु किस में पाया? खारे जल, समुद्र में। जो भी पोरीफेरा संघ का जीव तो कहाँ पाया था? समुद्र में। पोरी मीन्स क्या था? पोर्स मीन्स क्या था? छिद्र। पोर्स मीन्स छिद्र। इस संघ का जितना भी जंतु होगा सबके बॉडी में क्या होगा? छिद्र होगा। क्या होगा? छिद्र, पोर्स होगा। चलिए, इसका पूर्ण ये बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय। प्रोटोजोआ को छोड़कर सब बाकी सब क्या है? बहुकोशिकीय। चलिए, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। इनकी शरीर पर असंख्य छिद्र। क्या होता है? असंख्य छिद्र, ओस्टिया होता है। क्या होता है? ओस्टिया। बताया था ना, पोरीफेरा में जो भी होता है उसके अंदर बहुत सारा छिद्र होता है। उनके बॉडी में क्या होता है? हजारों छिद्र होता है। चलिए, शरीर में एक गुहा पाया जाता है। कितना गुहा? एक गुहा। इसके बॉडी में एक कैविटी पाया जाता है। एक कैविटी ने एक खाली जगह होता है, शुरू से अंत तक एक होता है, लंबा लंबी होता है ना? चलिए, जैसे कीड़ा वाला में कितना गुहा होता है? एक गुहा होता है ना? कीड़ा वाला देखे ना, जिसमें कोई कीड़ा उसको काटिएगा देखिएगा एक गुहा होता है ऊपर से नीचे तक, है ना? हम लोग शरीर में बहुत सारा गुहा है ना, आंख के अंदर अलग, मुंह के अंदर अलग, पेट के अंदर अलग अलग गुहा है ना? चलिए, इसलिए जो भी पोरीफेरा संघ का जीव होगा उसमें कितना गुहा होगा? एक कैविटी होता है। और उसमें शरीर में कितना छिद्र होगा? बहुत सारा छिद्र। चलिए, अच्छा, शरीर में एक गुहा पाए थे जिसे स्पंज गुहा कहते। क्या कहते हैं? स्पंज गुहा। इसका उदाहरण देखिए, साइकन आता है, मायोनिया आता है और स्पंज। साइकन, मायोनिया और स्पंज। जो जितना भी समुद्री जीव होता है, साइकन हो गया, मायोनिया और स्पंज। साइकन, मायोनिया और स्पंज किसमें आता है? पोरीफेरा। किसमें आता है? पोरीफेरा में। देखिए, स्पंज एक ऐसा जीव है जो एक जगह स्थिर रहता है, समझ गए ना? चलिए, अब आता है संघ सिलेंटेटा। क्या आता है? सिलेंटेटा। क्या आता है? सिलेंटेटा। पोरीफेरा याद हो गया ना? पोरीफेरा जो जीव है उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है ना? बहुकोशिकीय। उसके शरीर में बहुत सारा छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना? इसके गुहा एक होता है जिसके स्पंजी गुहा कहते हैं। इसमें साइकन, मायोनिया और स्पंज आता है। साइकन, मायोनिया और स्पंज। साइकन, मायोनिया और स्पंज आता है। साइकन, मायोनिया और स्पंज आता है। चलिए, अब आता है सिलेंटेटा। क्या आता है? सिलेंटेटा। क्या आता है? सिलेंटेटा। देखिए, यह जीव द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है? द्विस्तरीय। सुनिए, जो भी द्विस्तरीय होगा ना उसका उसमें सममिति पाएगा। क्या पाएगा? सममिति, है ना? द्विस्तरीय, हाँ, दो भागों को बढ़ सकता है। सुनिए, ये जो जीव होता है वो द्विस्तरीय होता है। मुंह के चारों ओर कुछ धागे तक संरचना, मूछ टाइप का संरचना होता है। मुंह के चारों ओर जो मूछ तरह का संरचना होता है, देखें कुछ मछली होता है ना? हाँ, अच्छा, कुछ मछली देखें, कनिया मछली इसको बोलता है, देखें उजला कलर होता है, उसमें मूछ टाइप का होता है, वो इसमें आएगा। सुने, सिलेंटेटा में जलीय ये जो प्राणी होता है कैसा होता है? क्या होता है? ये जलीय और द्विस्तरीय होता है। जलीय और द्विस्तरीय। अच्छा, इनके चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है बॉडी में, होता है ना? जो भोजन को पकड़ने में क्या आता है? मदद करता है ना? इसमें तो हाइड्रा आता है, जेलीफिश, एनीमोन, मूंगा, है ना? सी एनीमोन, हाइड्रा, जेलीफिश, ब्रिस्टल स्टार, है ना? ब्रिस्टल स्टार भी होता है। ये सब किसमें आएगा? सिलेंटेटा। किसमें आता है? सिलेंटेटा। किसमें आता है? सिलेंटेटा। कौन कौन सा? हाइड्रा आता है। क्या आता है? हाइड्रा। इंपोर्टेंट सुनिए, हाइड्रा, जेलीफिश और सी मूंगा, ये तीन चीज याद रखना। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया, किसमें आएगा? सिलेंटेटा। किसमें आएगा? सिलेंटेटा, है ना? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, सिलेंटेटा और मूंगा किसमें आता है? सिलेंटेटा में। चलिए, अब आता है प्लेटी हेलमेंथिस। क्या आता है? प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेट में तो क्या आता है? चपटा। प्लेट मतलब चपटा है। हेलमेंथिस मतलब कीड़ा, है ना? कीड़ा जिसको बोलते हैं। इसमें चपटा सब कृमि आएगा। कैसा कृमि? चपटा कृमि आएगा, है ना? चलिए, 3 स्तरीय परंतु देह गुहा नहीं होती। इसकी शरीर कितना स्तर का? 3 लेयर का। इनका जो बॉडी होता है कितने लेयर का? 3 लेयर का होता है, लेकिन देह गुहा नहीं होती। इसके शरीर में कोई भी खाली जगह नहीं होता है। अच्छा, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। पृष्ठ आधार तल से क्या होता है? चपटा होता है। और पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। इसमें जो पाचन तंत्र विकसित होता है नहीं होता। अच्छा, उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा, उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होता। इसमें श्वसन और परिवहन अंग नहीं होता। कंकाल होता है? नहीं होता। जो भी प्लेटी हेलमेंथिस होता है। अच्छा,
कृमि उर्मी देखते हैं। अच्छा हम लोग जो शैवाल देखते हैं, ये शैवाल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे 40 को, हाँ क्या बोलते हैं? केचुआ। अच्छा केचुआ में कोई कंकाल पाया था? नहीं पाया था। कंकाल पाया था? नहीं, है ना। चलिए, अच्छा उसमें कोई भी श्वसन अंग होता है? नहीं होता। वो स्किन द्वारा शोषण करता है ना, श्वसन अंग नहीं होता, ना ही परिवहन अंग होता है, नहीं होता है। ये उभयलिंगी होता है। जो भी प्लेटीहेलमिन्थेस होता है क्या होता है? उभयलिंगी, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, दोनों एक ही बॉडी में होता है। जो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है दोनों क्या होता है? एक ही होता है, दोनों में एक ही होता है ना, दोनों में एक ही होता है, मेल फीमेल दोनों, इसलिए उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी। जो प्लेटीहेलमिन्थेस वो क्या होता है? उभयलिंगी, उभयलिंगी। चलिए प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है? उभयलिंगी होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा इसमें आता है प्लेनेरिया। क्या आता है? प्लेनेरिया। सुनिए, प्लेनेरिया ऐसा जीव है जिसमें क्या पता है? पुनर्जनन गुण। कौन सा? पुनर्जनन। प्लेनेरिया को अगर काट दिएगा ना फिर वो मिल जाएगा, समझ गए ना। प्लेनेरिया में पुनर्जनन का गुण पाया जाता है, रीजनरेशन पावर, है ना। जो प्लेनेरिया होता है उसमें कौन सा गुण? पुनर्जनन, रीजनरेशन का गुण पाया जाता है। चलिए प्लेनेरिया हो गया, लीवर लूक हो गया, फीता कृमि हो गया। कौन सा कृमि? फीता कृमि। ये सब किसमें आता है? प्लेटीहेलमिन्थेस। किसमें? प्लेटीहेलमिन्थेस में, प्लेटीहेलमिन्थेस चपटा कृमि में आता, समझ गए ना। चलिए अब आता है एस्केलमेंथेस। क्या आता है? एस्केलमेंथेस। क्या आता है? एस्केलमेंथेस। अब देखिए एस्केलमेंथेस में क्या आता है? ये लंबे बेलनाकार और खंडित कृमि, शरीर द्विपार्श्व, इसका जो बॉडी होता है वो लेटरल बायोसिमेट्रिक। क्या होता है? लेटरल, द्विपार्श्व समित होता है, यानी इसके शरीर को काट दिएगा ना दोनों पार्ट एक दूसरे को ढक लेगा। हम लोग का जो बॉडी है वो द्विपार्श्व। क्या है? द्विपार्श्व, क्योंकि नाक के सामने अगर काट दिएगा ना दोनों पार्ट एक हो जाएगा साम, इधर भी कान है, इधर भी हाथ है ना, होठ इधर भी कट हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग का बॉडी क्या है? द्विपार्श्व समित है। क्या है? द्विपार्श्व समित। चलिए त्रिस्तरीय आहार नाल स्पष्ट होती है। जो एस्केलमेंथेस होता है उसका आहार नाल क्या होता है? स्पष्ट। जैसे मुख गुहा, मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। अच्छा परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया, हाँ पूछा जाता है कि उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया किसके द्वारा पूछेगा? एस्केलमेंथेस संघ का जो जंतु है उसमें उत्सर्जन किस संघ द्वारा? प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है, ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा, ठीक है ना। चलिए इसका उदाहरण दो। इसमें गोल कृमि आता है, एस्केरिस आता है, थ्रेड आता है, वुचेरिया आता है, ठीक है ना। इसके वुचेरिया द्वारा फैलेरिया होता है ना। फैलेरिया किसके द्वारा था? वुचेरिया। किसके द्वारा? वुचेरिया। फैलेरिया किस कृमि द्वारा? वुचेरिया कृमि। चलिए अच्छा एंट्रोबियस, एंट्रोबियस ये पिन वर्म, थ्रेड वर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इनसे बच्चों में काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब करते हैं, यही कारण है ना। कौन? एंट्रोबियम। एंट्रोबियम जो पिन वर्म होता है या थ्रेड वर्म जो होता है वो छोटे बच्चे के गोदाम होता है। कहाँ होता है? गोदाम है। चलिए अच्छा अब आता है एनिलिडा। क्या आता है? एनिलिडा। क्या आता है? एनिलिडा। सुनिए एनालिडा का जो शरीर होता है लंबा पतला द्विपार्श्व समित व खंडों में बटा हुआ होता है। इनका जो मुख्य जो शरीर होता है वो काइटिन। किसका? काइटिन। पूछेगा एनिलिडा का शरीर किसका बनता है? काइटिन। किसका? काइटिन के बने कीट सीटी होते, काइटिन के बने सीटी होते, है ना। हाँ पूछेगा एनालिडा का जो शरीर किसका होता है? काइटिन। किसका? काइटिन का। कवक कोशिका होती है? काइटिन का होता है ना। और जीवाणु का? पेप्टिडोग्लाइकन का। लेकिन प्लांट का? सेल्यूलोज का। प्लांट का? सेल्यूलोज का। चलिए अच्छा आहार नाल जो है एनालिडा में आहार नाल क्या होता है? पूर्णतः विकसित। पूछेगा एनालिडा में आहार नाल क्या होता है? पूर्णतः विकसित होता है। क्या होता है? पूर्णतः विकसित। श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। जंतु में भोजन कुलोम द्वारा, भोजन कुलोम द्वारा। रुधिर कैसा होता है? लाल। जो एनालिडा ग्रुप का जंतु होता है उसका रुधिर कैसा होता है? लाल। रुधिर लाल। और तंत्रिका तंत्र साधारण, तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। चलिए उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में। उत्सर्जी अंग किसके रूप में? वृक्क के रूप में होता है। अच्छा एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार, एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार होता है। उसमें आता जोक, केचुआ, है ना, नेरिस। हाँ नेरिस। नेरिस किसको किसको बोलते जानते हैं? जोक टाइप का होता है नेरिस, समझ गए। इसमें क्या कहता है? जो, केचुआ और नेरिस किसमें आता है? एनालिडम। किसमें आता है? एनालिडम। पूछा गया जो किसमें आता है? एनालिडम। किसमें आता है? एनालिडम। चलिए अब आता है ऑर्थोपोडा। क्या आता है? ऑर्थोपोडा। क्या आता है? ऑर्थोपोडा। सुनिए सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा। पूछेगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा। सुनिए यह 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। जो ऑर्थोपोडा संघ का जंतु होता है उसका 3 भाग होता है। कितना? सिर, वक्ष और उदर। चलिए इनके 5 संधियुक्त होते हैं। इसका जो पैर होता है ऑर्थो में क्या होता है? जोड़ा होता है ना। इसका जो पैर होगा बहुत जोड़ा वाला होगा, है ना। जितना भी कीट उड़ा था किसमें आता? ऑर्थोपोडा में। मकड़ी हो गया जितना कीट किसमें आता? ऑर्थोपोडा में। जिसका भी पैर में जोड़ उड़ा था किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। चलिए रुधिर परिसंचरण इसमें जो है ना अपर सर्कुलेटरी होता है। कैसा होता है? अपर। जो ऑर्थोपोडा होता है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होता है? ओपन। कैसा होता है? ओपन। हाँ इसकी देह गुहा हिमोसील की बनती। किसकी? हिमोसील की।
ट्रेकिया, बुकलंगस, समांतर श्वसन अंग होता है, ट्रेकिया होता है, बुकलंगस क्या होता है, श्वसन अंग होता है, क्या होता है, श्वसन अंग। अच्छा, ये प्राय एक लिंगी होते हैं, कैसा लिंग होते हैं, एक लिंगी। जो ऑर्थोपोड होता है एक लिंगी या बहुलिंगी, एक लिंगी होता है। चलिए, निषेचन शरीर के अंदर, निषेचन शरीर के अंदर होता है। देखिए तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा में। जितना भी कीट पतंग लोग किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थो में से क्या होता है, जोड़ा होता है ना, बहुत सारा जोड़ा वाला पैर जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपोडा। चलिए, अब आता है इकाइनोडर्मेटा, क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा। सुनिए, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री। जो भी इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु क्या होगा, समुद्री। देखिए, इसमें जल संवहन तंत्र, कौन सा जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये प्रचलन भोजन ग्रहण करने के हेतु नाल पार होते हैं, जो संवेदी अंग का काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मकसद विकसित नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र में ब्रेन विकसित होता है, नहीं होता है। अच्छा, देखिए, जेली फिश हो गया, सेल फिश हो गया, कराई फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, है ना, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिस्टल स्टार, जितना भी फिश आएगा ना, जितना भी फिश आएगा वो रियल फिश नहीं होता है। जितना भी फिश वो रियल फिश होता है, नहीं होता है। और जितना भी फिश और ब्रिस्टल स्टार सब किसमें, इकाइनोडर्मेटा, किसमें, इकाइनोडर्मेटा। पूछेगा, जो ब्रिस्टल स्टार इसको समुद्री खीरा बोलते हैं, वो किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा। किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा। हाँ, इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, ऐसा ब्रिस्टल स्टार का दूसरा नाम क्या है, समुद्री खीरा, है ना, क्या है, समुद्री खीरा। ये किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। चलिए, अरस्तु लालटेन का काम भोजन को चबाना है। अरस्तु लालटेन का काम क्या है, भोजन को चबाना। ये समुद्री आर्चिन में पाया, किसमें, समुद्री आर्चिन। जो समुद्री आर्चिन पाया जाता है उसमें क्या होता है, अरस्तु लालटेन, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है मोलस्का, क्या आता है, मोलस्का पढ़ते हैं। उसके बाद जो संघ कार्डेटा है उसको कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए, आप पढ़ना क्या, मोलस्का, लास्ट है ना, उसको कार्डेटा से हम लोग बुला आ जाएगा ना। चलिए, अब क्या पढ़ना है, मोलस्का, क्या पढ़ना है, मोलस्का। इसका शरीर 3 भाग में, कितने भागों में, 3 भाग में, सिर, अंतरंग अथवा पाद, सिर, अंतरंग और पाद। अच्छा, इसमें श्वसन अंग गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स, और टिनिडिया, गिल्स या टिनिडिया होता है। इसमें कवच सदैव उपस्थित, कवच क्या होता है, अवस्थित होता है। अच्छा, जैसे मोलस्का, मोलस्का में घोंघा आता है, घोंघा, सीप हो गया, सब किसमें आता है, मोलस्का में। उसमें कवर होता है ना, घोंघा का उसका खोल कर दाबे खटखट करता है ना। अच्छा, इसीलिए इसमें क्या होता है, कवर होता है। चलिए, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। यह रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है। उत्सर्जन, सुनिए, उत्सर्जन किसके द्वारा, वृक्क, उत्सर्जन किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा होता है। अच्छा, देखिए, घोंघा हो गया, सीपिया हो गया, जिसको कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस हो गया, कौन सा, ऑक्टोपस, इसको डेविल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश। अच्छा, डोरियस समुद्री नींबू, पायला, एप्पल स्नेल, एक्सपिलिसिया समुद्री खरगोश इसको बोलते हैं। ये सब किसमें आएगा, मोलस्का, किसमें आएगा, मोलस्का में। किसमें आएगा, कौन, हमको तो याद नहीं है। नहीं, व्हिटेकर वो अलग था, वो अलग था। मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट फंजाई में लिया है, मोलस्का थोड़ी है वहाँ मोलस्का नहीं है, समझ गए ना। वो पूरे जीव को, पूरा जो पृथ्वी है ना, सबको 5 भाग में बांटा, ठीक है ना। ये जंतु को 5 भाग में बांटा, समझ गए, ये एनिमल को खाली 5 भाग में बांटा। वो पूरे जितना अर्थ है ना, अर्थ में जितना भी चीज पाया था, जितना ऑर्गेनिज्म है, सारे जीव को 5 भागों में बांटा था, समझ गए ना। ये खाली प्राणी को 5 भाग में बांटा, जितना जीव होता है मतलब हम लोग उस एनिमल को 5 भाग में बांटा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये हो गया ना। अब जो संघ कार्डेटा उसको कल पढ़ेंगे, है ना, टाइम भी हो गया। इस प्रकार हमारा बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है आधार रूप से खत्म होता है, कौन सा, जंतु जगत का वर्गीकरण, है ना। अब क्या पढ़े, थोड़ा सा 20 मिनट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, हिस्ट्री नहीं पढ़े, है ना। आप पंकज जी आप जा सकते हैं ना, हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो पढ़िए, नहीं तो जाइएगा, जाइए। साइंस आपका कंप्लीट हो गया ना। सुनिए अब, अच्छा, कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल अशोक के पूरा पढ़े थे ना, अशोक का। अच्छा, बताइएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, कौन था, बृहद्रथ। अच्छा, दे दे इसको। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, कौन था, बृहद्रथ। पूछेगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। अच्छा, बृहद्रथ का हत्या कौन किया था, पुष्यमित्र सुंग, कौन किया था, पुष्यमित्र सुंग। अच्छा, पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, क्या था, ब्राह्मण था। पूछेगा, अच्छा, मौर्य शासक जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करे, कौन सा वंश स्थापित किया, शुंग वंश, कौन सा वंश, शुंग वंश। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो मौर्य वंश है उसके स्थान पर कौन वंश आया, शुंग वंश, कौन सा वंश, शुंग वंश। जो मौर्य वंश है उसके स्थान पर कौन सा वंश आया, शुंग वंश, कौन सा वंश, शुंग वंश। चलिए, अब हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं, किस वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में। चलिए, अच्छा, कौन सा वंश, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग क्या था, ब्राह्मण था, जाति क्या था, ब्राह्मण था, इसलिए इसको ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है ना, ब्राह्मण साम्राज्य जो भी है ना, इसको क्या बोलता है, ब्राह्मण साम्राज्य। इसके बाद सारा ब्राह्मण साम्राज्य आएगा ना। चलिए, हाँ सुनिए,
पुष्यमित्र शुंग जिसे मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, है ना। पूछेगा मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, जो कि ब्राह्मण जाति का, किस जाति का? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को। पूछेगा शुंग शासकों ने, यानी शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को। नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए, हाँ। इंडो यूनानी शासक मिनांडर। इंडो यूनानी शासक कौन? मिनांडर। इंडो यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर पुष्यमित्र शुंग, अच्छा, मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पराजित किया। जो इंडो यूनानी शासक था, इंडो ग्रीक जो शासक था, कौन? मिनांडर। उसको कौन हराया? पुष्यमित्र शुंग ने। कौन हराया? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। कितना? 2 बार। पूछेगा पुष्यमित्र शुंग ने कितना बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। कितना बार? 2 बार। पूछेगा पुष्यमित्र जो शुंग है कितना बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। कितना बार? 2 बार। चलिए, पतंजलि इसी के थीम था। हाँ, पतंजलि किसके तरह था? पुष्यमित्र शुंग के। पूछेगा पतंजलि किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि द्वारा कौन सा लिखा? महाभास। महाभास किसने लगा? पतंजलि। महाभास की रचना किसने की? पतंजलि। पूछेगा महाभास की रचना किसने की? पतंजलि ने। हाँ, योग दर्शन संस्थापक कौन है? वो भी पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अच्छा, चलिए, हो गया ना। अच्छा, सुनिए, भारहूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। पूछेगा भारहूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। पूछेगा भारहूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। पूछेगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। चलिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। अच्छा, इसकी हत्या 73 वर्ष में। इसकी हत्या 73 वर्ष। कौन किया? वासुदेव। कौन किया? वासुदेव। कौन किया? वासुदेव। वासुदेव ने कर दिया। और मगध के गद्दी पर शुंग वंश के स्थान पर कौन वंश? कर्ण वंश। कौन वंश? कर्ण वंश आया। कौन वंश आया? कर्ण वंश आया, है ना। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग कर्ण वंश में आ जाते हैं, है ना। शुंग वंश के आधार पर कौन आया? कर्ण वंश। कौन आया? कर्ण वंश। हाँ, आईएसपी। उसके बाद आईएसपी क्या आएगा? ये इंडियन की तरफ से था। सुनिए, ये इंडिया वाला है, वो आएगा इंडो यूनानी। वो आईएसपी के जो आएगा वो इंडो यूनानी में आएगा, ठीक है ना। ये भारत वाला है। ये जो शासक का उत्पत्ति हुआ है, उदय हुआ है भारत का, वो विदेशी आएगा। विदेशी आक्रमण होगा तब ना उसमें आईएसपी के आएगा। चलिए चलिए, ये हो गया ना। आप बताइएगा शुंग वंश का स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, किस जाति का था? ब्राह्मण। कौन जाति? ब्राह्मण। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसको बनाई? विदिशा को। किसको? विदिशा को। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग किसको हराया? मिनांडर को। किसको? मिनांडर को। कहाँ का शासक था? इंडो यूनानी। इंडो यूनानी। अच्छा, बताइएगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन था? पतंजलि। कौन था? पतंजलि। महाभास की रचना किसने की? पतंजलि। योग दर्शन संस्थापक पतंजलि। चलिए, अश्वमेध यज्ञ कौन कराए? पतंजलि, है ना। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। चलिए, भारभूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। पूछेगा भारभूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए, अच्छा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। 73 वर्ष की अवस्था में इसको कौन मारा? वासुदेव। कौन मारा? वासुदेव। वासुदेव मार दिया। इसके स्थान पर कौन वंश आया? शुंग। कौन वंश? कर्ण वंश। शुंग के स्थान पर कर्ण वंश। चलिए, अच्छा, कर्ण वंश का, अच्छा, तो पूछेगा कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन सा? वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। अच्छा, कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। याद रखना, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव। अंतिम राजा सुशर्मा। अंतिम राजा सुशर्मा। अब कर्ण वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ना? सातवाहन। क्या पढ़ना? सातवाहन। क्या पढ़ना? सातवाहन, है ना। लूसेंट में छोटा छोटा दिया हुआ है ना। इतना भी याद कर लेते आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छूटेगा? नहीं छूटेगा, है ना। अब क्या आता है? सातवाहन। क्या आता है? सातवाहन। सुनिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व, 60 ईसा पूर्व, सिमुक जो है, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर। किसकी? सुशर्मा। अच्छा, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था ना। पूछेगा कर्ण वंश का शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक। किसने किया? सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके कौन सा स्थापित किया? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन। पूछेगा शीशे का सिक्का कौन वंश जारी किया? सातवाहन, है ना। चलिए, अच्छा अच्छा, पूछेगा सातवाहन वंश स्थापना किसने किया? सिमुक। कितने इसमें? 60 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 60 ईसा पूर्व। अच्छा, सातवाहन अपनी राजधानी किसको? आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश, है ना। सातवाहन यानी आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, किसको? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी किनारे कहाँ है? केजी बेसिन के हाँ, कहाँ पे? प्रतिष्ठान को बनाया। किसको ना? हाँ, आंध्र प्रदेश की तरफ है। पूछेगा कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। पूछेगा सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कौन सी नदी किनारे? गोदावरी। कौन सी नदी किनारे? गोदावरी। अच्छा,
प्रतिष्ठान महाराष्ट्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र के कौन सा जिला? औरंगाबाद। ये जो प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। पूछेगा प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। हो गया ना। पूछेगा सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुग ने। कितना हिस्सा पर? 60। किसकी हत्या करके? सुशर्मा के। अच्छा, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान। कहाँ है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। चलिए, कौन सा नदी किनारे? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। चलिए, हो गया ना। आगे बढ़िए। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुग। कौन था? सिमुग। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, है ना, पुलुमावी, हाँ, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब क्या वहाँ का शासक था ना। चलिए, अच्छा, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। कितना? 2। पूछेगा जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था कौन सा? हाँ, अरे अलग अलग है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सुनिए, गौतमी एक सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है, यज्ञश्री सतकर्णी है, ये सिर्फ सतकर्णी है। अच्छा, सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ। कितना? 2। पूछेगा 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? सतकर्णी। किसने? सतकर्णी। और 1 रासु यज्ञ। पूछेगा 1 रासु यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? सतकर्णी। किसने कराया? सतकर्णी। पूछेगा 2 अश्वमेध और 1 रासु यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ किसने किया? सतकर्णी। किसने किया? सतकर्णी ने। चलिए, अच्छा, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ था। कौन था? हाल और गुणाढ़ था। सुनिए, सातवाहन शासकों के समय जो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? हाल और गुणाढ़, है ना। गुणाढ़, हाल और गुणाढ़ था ना, 2 सातवाहन शासक में, शासनकाल में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? हाल और गुणाढ़। हाल और गुणाढ़ था ना। पूछेगा सातवाहन शासनकाल में 2 साहित्यकार कौन था? हाल और गुणाढ़। हाल गाथा सप्तशती लिखा था। पूछेगा हाल क्या लिखा? गाथा सप्तशती। पूछेगा हाल कौन सी लिखा था? गाथा सप्तशती। ये पूछा जाता है ना कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल है। कौन है? हाल। गाथा सप्तशती लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्तशती लेखक कौन है? हाल। चलिए, अच्छा, तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा। गुणाढ़ ने बृहत कथा। गुणाढ़ कौन सा लिखा? बृहत कथा। पूछेगा बृहत कथा किसने लिखा? गुणाढ़। किसने लिखा? गुणाढ़। पूछेगा बृहत कथा किसने लिखा? गुणाढ़ ने। बृहत कथा गुणाढ़, बृहत कथा गुणाढ़। अच्छा, गाथा सप्तशती हाल। ये दोनों क्या था? प्रसिद्ध साहित्यकार था। किस काल में? सातवाहन काल। कौन सा काल में? सातवाहन काल। कौन सा काल में? सातवाहन काल में। चलिए, सातवाहन ने चांदी, तांबे और शीशे सीखे, है ना। सर्वाधिक शीशा, चांदी तांबा चला, लेकिन सबसे अधिक कौन चला? शीशा। इसीलिए ना फेमस कौन? शीशा सिक्का। इसलिए पूछा जाता है शीशे सिक्का कौन चला? सातवाहन। चलिए, अच्छा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते उसे रोम से मंगाया था। कहाँ से? रोम से। सातवाहन जो है जिस सिक्का ढालने में शीशे का इस्तेमाल उसको कहाँ से मंगाया था? रोम से। अच्छा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ कौन किया? सातवाहन, है ना। सुनिए, पूछा जाएगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कौन शुरू किया? सातवाहन। किसने किया? सातवाहन शासकों ने। किसने किया? सातवाहन शासकों ने। हाँ, पूछेगा ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा किसने शुरू किया? सातवाहन। किसने किया? सातवाहन। सबसे अधिक पूछेगा कुषाण। चलिए, भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण ईसापुर सातवाहन के नाना घाट अभिलेख। कहाँ से मिलता है? नाना घाट अभिलेख, है ना। पूछेगा भूमिदान जो किसको? ब्राह्मण को दिया जाता था ना। पूछेगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू किया? सातवाहन। किसने शुरू किया? सातवाहन। पूछेगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू किया? सातवाहन। किसने शुरू किया? सातवाहन। सातवाहन शुरू किया ना। अच्छा, ये किस अभिलेख मिलता है? नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख मिलता है। अच्छा, इसमें अश्वेत यज्ञ को 1 गांव देने को उल्लेख है। अश्वेत यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। किस अभिलेख में? नाना घाट अभिलेख में। अच्छा, सातवाहन की जो राजकीय भाषा प्राकृत और ब्रह्मी। प्राकृत और ब्रह्मी। पूछेगा सातवाहन की राजकीय भाषा किस? प्राकृत और ब्रह्मी। प्राकृत और ब्रह्मी। पूछेगा सातवाहन की भाषा कौन सी? प्राकृत और ब्रह्मी। पूछेगा सातवाहन का जो राजकीय भाषा प्राकृत और ब्रह्मी थी। अच्छा, अगला आता है, सातवाहन ने हमें मातृसत्व ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहन वंशों से में मातृ मतलब सातवाहन जो वंश किस माता की प्रधानता थी, है ना। सातवाहन वंश क्या था? मातृ सत्तात्मक था, है ना। सातवाहन वंश कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। चलिए, अच्छा, उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया, वशिष्ठी पुत्र कुलिमा भी, है ना। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था। मेन रूप से हाँ, सुनिए, माना जाता है। हाँ, लेकिन सातवाहन का जो कुल था वो क्या था? पितृ सत्तात्मक। लेकिन माना क्या गया? मातृ सत्तात्मक। सुनिए, कहा गया क्या? कि किसी के नाम के बेसिस पे हम उसका ये निर्णय। अच्छा, हाँ, ठीक। ये रिस्पेक्ट करता है। हाँ, कि माँ का ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। जो सातवाहन काल था उसमें माँ को ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। लेकिन उसका जो समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। चलिए,
क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता था। सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र, इसलिए पितृसत्तात्मक हो जाएगा ना। चलिए अच्छा, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमिल को सब किसको गौमिक गौलमिक किसको गौलमिक किसको गौलमिक को। चलो गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता है जिसमें 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। एक गांव का जो अच्छा, सातवाहनों को महत्वपूर्ण स्थापित कृतियां हैं करले व चैत, करले और चैत। अच्छा, अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण अमरावती कला में हुआ। कौन सा कला? अमरावती। पूछा जाता है अजंता और एलोरा को, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा गुफा का निर्माण किस काल में? अमरावती कला में। कौन सा कला? अमरावती कला में। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ का स्वामी कहता है। सतकर्णी और जो अन्य सातवाहन शासक है ना, सतकर्णी और जो अन्य सातवाहन शासक है वो क्या कहता है? दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी। चलिए, सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का निर्माण कब किया? क्या क्या? सेतु। जो सातवाहन राज था वो उत्तर और दक्षिण के बीच क्या किया? सेतु का मतलब जोड़ने का काम किया, एक दूसरे को जोड़ने का, लिंक करने का काम किया, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। चलिए, अब आता चेदी। क्या था? चेदी। ये जो चेदी राजवंश कहाँ था? कलिंग में। कहाँ था? कलिंग, उड़ीसा वाला क्षेत्र। कहाँ पे? उड़ीसा में। पढ़ लेते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग निचेदी में, कलिंग में उड़ीसा में कौन सा वंश? चेदी वंश का उदय। कौन सा वंश? चेदी वंश का उदय हुआ। अच्छा, इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा मिले। कौन सा मिले? हाथी गुफा। कौन सा मिले? हाथी गुफा मिले। पूछेगा कि चेदी वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ? उड़ीसा में है। अच्छा, खारवेल इस लेख को, इस अभिलेख को किसके द्वारा लिखा गया? खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। चलिए, अच्छा, खारवेल का इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ना, जो चेदी वंश था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। अच्छा, खारवेल जैन धर्म का, कौन सा धर्म? जैन धर्म। जो खारवेल था किस धर्म का था? जैन धर्म का नहीं। अच्छा, उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण किया। कौन सा पहाड़ी? उदयगिरी। जो खारवेल है किसका? जैन मत अनुयायी था नाम। जैन मुनि के लिए उदयगिरी पहाड़ी में क्या गुफा का निर्माण करा? क्या किया? गुफा का निर्माण कराया, गुफा का निर्माण कराया। इस प्रकार जो है हम लोग का ये जो पांचों वंश है, सुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी। सुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी। सुंग हो गया, कर्ण हो गया, सातवाहन और चेदी। ये चारों राजवंश क्या हुआ? समाप्त हो गया ना। सुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी खत्म हो गया ना। चलिए, अब हम लोग कल से कहाँ पढ़ेंगे? भारत के यवन राज। क्या पढ़ेंगे? यवन। वो जो विदेशी आक्रमण हुआ था भारत पे, इंडो ग्रीक से जो आक्रमण, उसको पढ़े। ISP क्या आएगा? हिंदू यानी इंडो ग्रीक, इसको बोलते हैं शक, पहलव और कुषाण। इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे दक्षिण भारत के इतिहास, संगम काल में। किसमें आएंगे? संगम काल में आएंगे ना। चलिए, उसके बाद फिर गुप्त काल में आएंगे, है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा? ये सब समाप्त हो जाएगा। पल्लव आएगा, चोल, चेर, पांड्या आएगा ना। चलिए, दक्षिण भारत के इतिहास में सब समाप्त हो जाए। सुनिए, करंट अफेयर्स लाइए, 5 मिनट देख लेते हैं ना। टाइम भी हो गया ना, 5 मिनट टाइम है। चलिए, क्या हुआ? अच्छा, सुनिए, कल हम लोग कल अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संगठन पढ़े थे ना। हम लोग करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हैं? SPD से, वार्षिकांक से। सुनिए, आज हमको पढ़ना है, बताइए, कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष मासिफ पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। सुनिए, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। पूछेगा कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। अच्छा, यूरोपीय यूनियन, उसका अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट मेटसोला। रोबर्टा मेटासोला। कहाँ का है? माल्टा का। कहाँ का? माल्टा का। पूछेगा यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेटासोला। सेंटर कहाँ पे यूरोपियन यूनियन का? यूरोपियन, वहाँ EU जो शामिल हुआ है इसमें, G20। हाँ, G20 EU शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय है? उसका मुख्यालय है? नहीं, याद नहीं आ रहा। का मुख्यालय कैसे होगा? सुनिए, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है जिसे। सुनिए, यूरोपियन हो सकता, हाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम होगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा। सुनिए, अच्छा, अफ्रीकी यूनियन, इसका कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, है ना, कांगो का। ओपेक का पूछेगा हैथम अलघीस। कौन है? हैथम अलघीस। जो तेल निर्यातक देश है ना, ओपेक, उसका कहा है? हैथम अलघीस। इसका मुख्यालय कहाँ? वियतनाम है। अच्छा, नेटो का जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो क्या सैन्य संगठन है? नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है ना। चलिए, अच्छा, आसियान कहाँ मुख्यालय? जकार्ता। कहाँ है? अच्छा, जिम जॉक होई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? लंदन में। इसका कौन? अविनाश कुमार। कौन है? अच्छा, ADB का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, हेड कौन है? मनीला मुख्यालय है ना। हेड कौन है? मासात्सुको असाकावा। अच्छा, ADB का। इंटरपोल का कौन है? जर्नेल स्टोक। इंटरपोल का जर्बेन स्टोक। पूछेगा इंटरपोल का कौन है? जर्गेन स्टोक। इंटरपोल का जर्गेन स्टोक। अच्छा,
इंटरपोल का नासर अल रईसी, इंटरपोल का नासर अल रईसी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का कौन है? नवाब सलाम, नवाब सलाम कहाँ का है? लेबनान का है। अच्छा, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य कौन बना? मिस्र बना है एनडीबी का। अच्छा, हाँ कौन है? डिल्मा रोसेफ कहाँ का है? ब्राजील का। अच्छा, आप बताइएगा यूएनएचसीआर यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कौन है? सुनिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी, फिलिपो ग्रांडी। और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है यूएनएचसीआर, इसका कौन है? वोल्कर तुर्क। कौन है? वोल्कर तुर्क। अच्छा, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेड कौन है? राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी कहाँ का? अर्जेंटीना। कहाँ का? अर्जेंटीना। अच्छा, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कौन है? स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। चलिए, हो गया ना। ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का संगठन का मुख्यालय हेड था। आप 5 मिनट सुनिए, चर्चित महिला जो है ना उसको पढ़ लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना? टाइम कितना हुआ? सुनिए, प्रीति रजक पूछेगा, प्रीति रजक तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? पूछेगा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। अच्छा, रितु बहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की है ना, उत्तराखंड हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है रितु बहरी। चलिए, नीना सिंह सीआईएसएफ, हाँ पूछेगा सीआईएसएफ की पहली महिला बनने कौन है? नीना सिंह, मानस। अच्छा, अक्षता कृष्ण मूर्ति बोलिए तो मंगल ग्रह पर है ना, मंगल ग्रह पर रोवर पर संचालित करने वाली पहली महिला। अच्छा, मनीषा पाड़ी कौन है? भारत की पहली महिला एडीसी है, भारत की पहली महिला एडीसी मनीषा पाड़ी पढ़ाता है गौरव सर। चलिए, के फातिमा वसीम सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली, सुनिए सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? के फातिमा वसीम। अच्छा, गीतिका कौल, सुनिए सियाचिन में तैनात होने, हाँ सुनिए सियाचिन में तैनात होने वाली पहला महिला चिकित्सा अधिकारी है कौन? हाँ गीतिका कौल। अच्छा, प्रमिला मलिक कौन है? ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? प्रेमा मलिक। अच्छा, दीपिका मिश्रा वीरता पदक, सुनिए नहीं वीरता पदक पाने वाली पहली महिला, वीरता पदक पाने वाली पहली वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। गीता राणा लद्दाख में, सुनिए आप, गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। चलिए, लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। अच्छा, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल। चलिए, अच्छा, पीटी उषा ने भारतीय हाँ ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष बना है। अच्छा, मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। अच्छा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी गुट। चलिए, शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट है कौन है? शिवांगी सिंह। अच्छा, ज्योति शर्मा भारतीय सेना पहली महिला पायलट जज है। अच्छा, आयशा अजीज सबसे युवा पायलट कौन है? आयशा अजीज भारत की सबसे पहली महिला और युवा पूजक कौन है? आयशा अजीज। अच्छा, शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट कौन? शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। अच्छा, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील है। इंदु जो मल्होत्रा है ना सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील है, पहली महिला वकील। चलिए, कौन? इंदु मल्होत्रा। इंदु नहीं, सुनो ना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है, समझ गए ना? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले है ना, हेड जज नहीं बना। सुनिए सीजीआई बनेगी, आगे बनेगी, अन्ना चांडी बनेगी शायद, नहीं क्या नाम है उसका भूल रहे हैं, वो बनेगी नहीं 2026 में वही बनेगी। हेड को नहीं बना अभी तक। हाँ बना नहीं, बनेगी वो, उनका फिक्स हो गया। सुनिए हाँ सीजीआई बनेगी, अभी तक बना नहीं है, लेकिन ऐसा जज बना, लेकिन मुख्य सीजीआई नहीं बना। इस प्रकार जो है ना जीडी हम लोग क्या होता है, ये समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर ये हम लोग का ग्रुप डिस्कशन आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा लेवल ऊपर कर सकता है, तो क्या कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स को स्टडी ग्रुप में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ये सब चीज़ें क्या कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टडी ग्रुप है उसमें क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। यूट्यूब में कनखुदिया क्लास के नाम से है, खोज के इसको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। होली के बाद, होली में छुट्टी होने वाला है कुछ दिन, होली के बाद जो है हम लोग और इसमें क्या करेंगे, कंटेंट को बढ़ाएंगे, है ना, और उसमें क्वालिटी बढ़ाया जाएगा, है ना। इसमें होमवर्क सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम में होमवर्क सीरीज दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो टेलीग्राम जो है ना कनखुदिया क्लासेस के नाम से, कौन सा, कनखुदिया क्लासेस के नाम से, है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय, है ना, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए सेशन को ऑफ कर दीजिए। अच्छा लाइव कहने लीजिए 11 मिनट बस। 11 मिनट लीजिए।
अच्छा एकरा छौ नी हमरा तब लाइक कुछ करे लगती है सिम के कुछ करे लगले छै नी डाटा नहीं तारा